I'm asking something what we have completed yesterday. Defibrillator, Okay. Then cardiologist, automate AICD, okay. Then AED, AED, management of dysrhythmias. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमियास, स्पेसिफिकली हमने टैकीकार्डिया वाले जो डिसरिथमिया थे, एसवीटी वाला डिसरिथमिया, उसका मैनेजमेंट देखा था. सो देयर इज वन ऑप्शन विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी इंटरवेंशंस, वी कैन रिड्यूस द हार्ट रेट, दैट इज कॉल्ड एज वेगल मैन्यूअर. वेगल मैन्यूअर का मतलब क्या? Yes, we are doing something to stimulate the vagus nerve, which will reduce the heart rate and blood pressure. So there are two ways. First is carotid sinus massage and second is Valsalva maneuver. What do you mean by carotid sinus massage? Online students? carotid artery પર મસાજ કરવાનું 30 સેકન્ડ્સ અને ડિફ્રિક્ટમસ મોનિટર કરવાના reduce 5 સેકન્ડ. हाँ, सो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन दे देंगे, जो साइड हम मसाज करने वाले हैं उससे ऑपोजिट साइड पेशेंट देखेगा, एंड देन द पीएचसीपी विल डू द मसाज फॉर फ्यू सेकंड्स और देखेगा कि डिसरिथमियास ठीक हुआ है कि नहीं. हमें ईसीजी स्ट्रिप निकालनी होगी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड ऑलवेज जो भी रूम में आप ये कर रहे हो वहां पर डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्जन, रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट्स, वो भी सब होना चाहिए. इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़े तो काम लगेगा. वेल्सल्वा मैन्यूअर, वेल्सल्वा मैन्यूअर में भी सेम वेगस नर्व स्टिमुलेट करते हैं, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू स्टिमुलेट द वेगस नर्व. उसमें कौन कौन सी तरह से आप कर सकते हो स्टिमुलेट? ओके, ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेल्सल्वा मैन्यूअर्स में कौन से मैन्यूअर्स आप परफॉर्म कर सकते हो? We can ask the patient to do a bear down effect. ऐसे डेफिकेट कर रहा है, स्ट्रेनिंग कर रहा है, वैसा कर सकता है पेशेंट. गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करने से, रेक्टल एग्जामिनेशन करने से, बलून में ब्लो करने से या किसी बैग में ब्लो करने से. एंड ओटी में स्पेशली ऐसा होता है कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, सीवियर टैकीकार्डिया हो जाता है, उतने टैकीकार्डिया में हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते. सो व्हाट सर्जन्स डू, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दे देते हैं, उनको बोलते हैं टू ब्लो इन समथिंग. सो ब्लो करके इमीडिएटली सुपाइन पोजीशन दोगे तो भी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी. सो ऐसे भी हम कर सकते हैं. उसमें भी सेम रिदम ठीक हुई कि नहीं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ईसीजी चेक करेंगे. एंड रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट्स, ट्रॉली, क्रैश कर, वो सब अवेलेबल होना चाहिए. फिर हमने देखा था कार्डियोवर्जन. व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियोवर्जन? एसिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज. How? Okay, online students, tell me about cardioversion. Is it elective procedure or emergency procedure? both. Online. ओके, बोथ. इलेक्टिव भी हम कर सकते हैं प्लान करके, एंड इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं. कार्डियोवर्जन एक सिंक्रोनाइज काउंटर शॉक है. सिंक्रोनाइज मतलब वो रैंडमली शॉक डिलीवर नहीं करता है. वी हैव टू अटैच द पैड, हैंडल्स नहीं होंगे, सिर्फ अटैच करना होगा पैड को. एंड जब हम शॉक डिलीवर करने का बटन दबाएंगे, सो वो जो मशीन है वो डिटेक्ट करेगा कि टी वेव पर शॉक ना दे. सो अपने आप बटन दबाने के बाद ही वो शॉक देता है, बट वो ध्यान से देता है टू अवॉइड द शॉक ऑन टी वेव. सो आर ऑन टी फेनोमेनन अवॉइड हो जाएगा, बिकॉज आर ऑन टी फेनोमेनन हो जाएगा अगर आर वेव टी वेव पर फॉल करेगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वीएफ होगा. सो वीएफ के चांसेस है. और वीएफ है तो दैट इट इज सो फैटल. पीवीसी में अगर वो आर वेव टी पर हो जाएगी, आर ऑन टी फेनोमेनन होगा पीवीसी में, तो पीवीसी कैन कन्वर्टेड इनटू वीफी. सो वेंट्रिकुलर वीएफ हो सकता है. सो ये ध्यान रखना. ये कार्डियोवर्जन दैट इज, इट
टेक्स केयर ऑफ दिस थिंग्स। फिर हमने प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस देखे थे, क्या करोगे प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? If elective procedure હોય તો inform consent, ओके। sedative administration plan હોય તો digoxin withhold કરવાનું ओके, कितने टाइम पहले? before 2 days. ओके, व्हाई? Why we can not give digoxin? Why we have to withhold it? Why we have to withhold digoxin? To prevent ventricular irritability after cardioversion. अगर डिजॉक्सिन दी गई होगी तो ऑलरेडी वो इरिटेबल हो जाएगा, फिर से एक डिसरिथमियास डेवलप हो सकते हैं एंड वी डोंट वांट कि वापस से हो, इसलिए देन अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए आप इलेक्टिव प्रोसीजर कर रहे हो, सडनली हो रहा है तो आप रैंडमली दे दोगे, इमीडिएटली एंटीकोएगुलेंट्स देके हम कार्डियोवर्जन दे देते, बट इलेक्टिव है, पेशेंट ऑलरेडी एंटी डिसरिथमिक ले रहा था घर पे बट उतना असर नहीं हो रहा था, तो हमने इलेक्टिव प्रोसीजर डिसाइड किया कि ये दिन पर पेशेंट को कार्डियोवर्जन देंगे। तो क्या ध्यान रखना है? ओके, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए हम इलेक्टिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को 4 to 6 वीक्स पहले से ही एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट कर देना है, एंड जब हम करेंगे उससे पहले टीईई भी करना है, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, टू डिटेक्ट whether there is any clot in atria or not, वरना हम कार्डियोवर्जन बाद में करेंगे तो it is a possibility that clot thrombus become embolus and get stuck into the pulmonary circulation, pulmonary embolism हो जाएगा, so to prevent that ये हमें करना पड़ेगा। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करोगे? यस, सो हम पेशेंट के ऊपर जो पैड अप्लाई करने वाले हैं, सो वी हैव टू मेक कीप दैट स्किन क्लीन एंड ड्राई। हेयर्स होंगे तो चलेगा, हेयर इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ऐसे ऑप्शंस आएंगे दैट वी हैव टू शेव द स्किन, नो, हेयर्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस वो ड्राई होनी चाहिए एंड प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। एंड ऑक्सीजन बंद कर देना है जब हम शॉक देने वाले होते हैं तब, एंड जब शॉक हम बटन दबाएंगे फिर कभी भी शॉक डिलीवर होगा वो डिटेक्ट करके टी वेव प्रिवेंट करने के लिए, सो we have to make sure that no one is touching the client and client's bed, कोई भी टच करके नहीं रहना चाहिए, सो ये ध्यान रखोगे। पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करना है? ओके, ओके, सो एयरवे एंड ब्रीथिंग इज आवर प्रायोरिटी, ऑलरेडी सीडेटेड है, हमें चेक करना है, ऑक्सीजन अब देंगे पेशेंट को, वाइटल साइंस चेक करेंगे, अब कॉन्शियसनेस कैसी है पेशेंट की वो देखेंगे, अब रिदम नॉर्मल हुई कि नहीं वो चेक करना है, अगर नॉर्मल हो जाएगी मतलब हमने सक्सेसफुली कार्डियोवर्जन किया है परफॉर्म, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो भी इंटरवेंशन थी वो अच्छे से हो गई है, सो साइनस रिदम चेंज होके नॉर्मल हो जाएगी, पेरिफेरल पल्सेस भी अब अच्छे से होने लगेगी बिकॉज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बीपी भी एडिक्वेट हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी एडिक्वेट हो जाएगा ड्यू टू एडिक्वेट रीनल परफ्यूजन। एंड चेक करना है कि जहां पर शॉक लगा है तो स्किन ठीक है क्या, बर्न्स हो गया है क्या हुआ है वो चेक कर लेना है। ओके,
नो नो नो, बिफोर डिलीवरिंग द शॉक 3 बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, किसी ने टच नहीं किया है, कोई भी टच करके नहीं खड़ा है, वो वेरीफाई करना है 3 टाइम्स, सो प्रॉपर क्लियर हो जाए, फिर शॉक डिलीवर करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल स्पीक। It is asynchronous. Asynchronize. It is given in pulseless VT and ओके, फिर और इंफॉर्मेशन। एसिंक्रोनाइज मतलब after shock delivery. नो, तो सिंक्रोनाइज में भी हम बटन दबाएंगे तभी शॉक डिलीवर होता है। But अगर हमारे आप खड़े, नहीं करे हाँ, ને सॉरी, મશીન આપણે પ્રેસ કરીએ તો તરત જ શોક ડિલિવર કરી દેશે ને वो कार्डियो वर्जन में भी जब तक आप बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक शॉक डिलीवर नहीं होगा, यू हैव टू प्रेस द बटन। और इसमें भी डिफिब्रिलेशन में भी सेम होता है। एसिंक्रोनस का मतलब एंड सिंक्रोनस का मतलब और होता है, यू आर मिसइंटरप्रेटिंग दैट टर्म। Asynchronize मतलब કે ટી-વેવ પર બી શોક આપી શકે છે। हाँ, रेंडमली कभी भी शॉक डिलीवर होगा। सिंक्रोनाइज मतलब प्रॉपर मैनर में शॉक जाएगा टू अवॉइड द शॉक ऑन टी वेव, वो एक प्रॉपर मैनर में डिलीवर करता है। एसिंक्रोनस मतलब कभी भी रैंडमली वो शॉक डिलीवर कर देगा, जैसे ही आप प्रेस करोगे वो शॉक डिलीवर कर देगा। टी वेव है, पी वेव है, क्यूआरएस है, इट डजंट मैटर फॉर दैट मशीन, वो आपने बटन प्रेस किया तब शॉक डिलीवर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस ओके, देन डिफिब्रिलेशन कब कर सकते हैं हम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Pulseless VT and VF. ओके, कार्डियो वर्जन कब दे सकते हैं? अनस्टेबल VT एंड AF ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अनस्टेबल वीटी, दोनों में हम कार्डियो वर्जन दे सकते हैं। डिफिब्रिलेटर 2 टाइप के हैं, मोनोफेजिक, बाइफिजिक। मोनोफेजिक होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है 360 जूल वाला, बाइफिजिक में कम एनर्जी होती है। सो जो भी आप यूज कर रहे हो आपको जूल उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। डिफिब्रिलेशन एक बार पर एक ही टाइम हम दे सकते हैं, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है देन वी हैव टू कंटिन्यू विद द सीपीआर, फिर देखना है कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, डिफिब्रिलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो चेक करके फिर से शॉक, लगता है कि शॉकेबल रिदम है तो शॉक देना है, फिर से सीपीआर चालू करना है। सो ऐसे साइकिल चालू रखनी है जब तक कि पेशेंट रिवाइव नहीं हो जाता तब तक। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? नेक्स्ट अनदर पॉइंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ડીફિબ આપતા પહેલા મેક શ્યોર કરવાનું છે કે O2 બંધ કરેલો છે અને કોઈ ટચ નથી કરતું પેશન્ટને। Okay, it must be followed only during defibrillation? नो नो, कभी भी कोई भी शॉक दे रहे हैं, हाँ ये चीज ध्यान रखनी है, नॉट ओनली डिफिब्रिलेशन। सो ये मिस्टेक मत करना कि सिर्फ डिफिब्रिलेशन में ये फॉलो करना है, कोई भी शॉक में। देन पैड कैसे यूज करना है, वो कैसे पैड हम लगाते हैं डिफिब्रिलेशन में? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, where do we have to place the pads? right side of the Okay, sternum and one pad left side on the mid axillary line, fifth intercost. यस, सो राइट साइड रखेंगे तो स्टर्नम के आसपास। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस ऐसा एग्जिट याद नहीं रह रहा है तो इट्स ओके फाइन, बट इतना अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो इतना याद रखना कि जो राइट साइड वाला होता है वो चेस्ट पर होता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा मिड एक्सिलरी लाइन में नीचे की साइड होगा। सो ये थोड़ा याद रखना है, एक थर्ड है एक फिफ्थ है। ओके, इफ वी आर यूजिंग अ हैंड्स ऑफ पैड, हैंड्स ऑफ पैड मतलब देयर विल बी नो हैंडल, तो फिर वो पैड कैसे अप्लाई करोगे डिफिब्रिलेशन में?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंटेरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरी पोजीशन सेम रहेगी, नाम अलग है। व्हाट इज अनदर नेम? एंटीरियर पोस्टीरियर और एपेक्स पोस्टीरियर, बिकॉज एंटीरियर में हार्ट के एपेक्स पर हम प्लेस कर रहे हैं। ओके, देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेटर। एक डिफरेंस है। आई होप आपने भी नोट बना के लिख दिया होगा। डिफिब्रिलेशन, एईडी, कार्डियोवर्जन, एआईसीडी, सबका डिफरेंस आपने वन लाइन में लिख दिया होगा। सो कार्डियोवर्जन क्या है? इट इज अ सिंक्रोनाइज्ड शॉक दैट sync the shock deliver only during the R wave of QRS complex. So वो प्रॉपर शॉक डिलीवर करेगा, टी वेव पर नहीं करेगा। जब QRS का टाइम आता है तभी वो डिलीवर करता है। कार्डियोवर्जन इज इक्वल टू केयरफुली प्लान्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, मतलब सी मतलब केयरफुली प्लान्ड है, वो ध्यान रख के शॉक देता है। डिफिब्रिलेशन एसिंक्रोनाइज शॉक है। It delivers with an automated external defibrillator also. Defibrillator नॉर्मल वाला आता है और एक्सटर्नल ऑटोमेटेड भी आता है, दोनों टाइप के आते हैं। बट डिफिब्रिलेशन मतलब डेडली रिदम्स, वो रैंडमली कभी भी शॉक डिलीवर कर देगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, देन एडी। एडी का मतलब, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, देन बोलो। ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી એટલે કરાય છે ઇનકેસ કોઈને ના આવડતું એડી છે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલા એના આપણે શોપ એક કે સીપીઆર સ્ટાર્ટ કરતા આપણે સીપીઆર સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને શોપ ડિલિવર તો આપણે સાઈડ કરી શકીએ। Okay, online students, tell me about AED. क्या है ये मशीन? એ હોસ્પિટલ કાર્ડ તરસમાં યુઝ થાય Then મશીન આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે કઈ રીતે શું કરવાનું ને શું નહીં। okay, so जहां पर भी बाहर कहीं पे भी ऐसा शॉक हुआ है, एम्बुलेंस में ये मशीन यूजुअली कैरी करते हैं। सो पेशेंट जहां पर भी आप शॉक देने वाले हो, एक फर्म स्पेस पर होना चाहिए, सॉफ्ट स्पेस पर नहीं, और एकदम ड्राई सरफेस होनी चाहिए। फिर आपको मशीन अटैच कर देना है। नो डाउट कोई पर्सन वहां पर होगा, उसने सीपीआर भी दिया होगा, चालू होगा, आप वहां पर पहुंचते हो तो आपको इमीडिएटली मशीन अटैच कर देना है, इलेक्ट्रोड्स, एंड वो पेशेंट की रिदम डिटेक्ट करेगा। मेक श्योर करना है कि पेशेंट तब जब आप डिटेक्ट कर रहा होता है मशीन, तब पेशेंट को हिलाना नहीं है, वरना रिदम प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। देन जो एईडी मशीन है वो वॉइस प्रॉम्प्ट्स देगी कि दिस इज अ शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल क्या करना है, सीपीआर करना है, शॉक डिलीवर होगा, क्या होगा, वो मशीन प्रॉम्प्ट्स देगी। इफ मशीन इज सेइंग टू यू दैट इट इज अ नॉन शॉकेबल रिदम, स्टार्ट द सीपीआर, देन यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर। if machine detects that it is a shockable rhythm, then machine will give a prompt, stay away, shock is being delivered, ऐसे वॉइस कमांड आएगा। सो शॉक डिलीवर होने वाला है तो तब हम खिसक जाना है, वो शॉक दे देगा। फिर से सीपीआर स्टार्ट कर देना है, फिर से सेम प्रोसीजर। वो मशीन कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, वो अपने आप डिटेक्ट करती है वेदर इट इज अ शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल रिदम। ओके, फिर हमने देखा एआईसीडी। व्हाट इज एआईसीडी? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज एआईसीडी? વન ટાઈપ ઓફ ડિફિબ્રિલેટર જ છે બટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલું હશે। हाँ, और उसमें कार्डियोवर्जन भी है, मतलब वो रैंडमली शॉक नहीं देगा, वो प्लान मैनर में देगा। एंड डिफिब्रिलेशन वीटीवीएफ में भी वो दे सकता है। सो दिस इज कंबाइंड ऑफ बोथ द टेक्नोलॉजी, कार्डियोवर्जन भी है, डिफिब्रिलेटर भी है। सो जब भी पेशेंट को डिसरिथमियाज होता है, मेडिसिन ले रहा था बट मेडिसिन से अच्छी काम नहीं हो रही थी, और व्हाट इफ पेशेंट कहीं पर हो और उसको अचानक से ये डिसरिथमियाज हो जाए, हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, तो वो मर जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी इम्प्लांट कर दिया है एक डिवाइस।
वो डिवाइस डिटेक्ट करता है पेशेंट की हार्ट रेट कैसी है, वीटी हो रहा है, वीएफ हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड इमीडिएटली वो शॉक देगा, डिलीवर करेगा। 25 to 30 जूल्स की एनर्जी से वो शॉक देता है। उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एट्रियम के एंडोकार्डियम में अटैच होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड वेंट्रिकल्स के एंडोकार्डियम में अटैच होगा। एंड जो जनरेटर है वो लेफ्ट साइड जो क्लेविकल बोन होता है उसके नीचे होता है, पेक्टोरल रीजन में पॉकेट जैसा होता है, स्किन के नीचे होता है। सो एक पॉकेट क्रिएट करके वहां पर जनरेटर रखा होता है। ओके, पेशेंट को क्या एजुकेशन दोगे, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, यस, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड अवॉइड करवानी। ओके, देन यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। ड्यूरिंग शॉक डिलीवर फेंटिंग जो फील થાય તો सिटिंग पोजीशन का तो लाई डाउन पोजीशन। यस, ले लेनी है टू अवॉइड इंजरी, इमीडिएटली बैठ जाना है या सो जाना है। ओके, एंड ड्यूरिंग जब शॉक डिलीवर होता है तब फेंटनेस भी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया भी होगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि एआईसीडी का काम क्या है, कैसे वर्क करना है, कितना शॉक डिलीवर करेगा। टाइट क्लोथ नहीं पहनने, स्पेशली अराउंड द चेस्ट, चेस्ट के आगे जो भी कुछ टाइट है ऐसा कुछ नहीं पहनना है। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करना है कि जिससे सीधा इंजरी हो सके एंड वो डीजनरेट या डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसी कोई स्पोर्ट्स में नहीं बोलना है पेशेंट को। वहां पर जहां पर हमने जनरेटर इंसर्ट किया है, सो वहां पर इंफेक्शन के साइंस, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ड्रेनेज हो रहा है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट इज एन इन्फेक्शन। सो वो पेशेंट को मॉनिटर करना है, अगर ऐसा लगता है तो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करेगा। पेशेंट को बोलना है कि आपको फेंटिंग हो रहा है, नोजिया, वीकनेस, ब्लैकआउट्स हो रहा है, rapid pulse feel हो रहा है, then also you have to notify the PHCP. It indicates that the machine is not working well, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। देन जब शॉक होगा तब पेशेंट को फेंटनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। एंड जैसा ही ऐसा पेशेंट को लगे कि शॉक डिलीवर हो रहा है, पेशेंट कैन फील, सो इमीडिएटली जहां पर भी है बैठ जाना है या तो सो जाना है। एंड इट इज बेटर टू कीप अ डायरी, डायरी में नोट डाउन करना है कितने कौन सी डेट पर कितने बजे शॉक डिलीवर हुआ, शॉक डिलीवर होने से पहले वो क्या कर रहा था, क्या सिम्टम से शॉक होने से पहले एंड शॉक लगने के बाद क्या सिम्टम्स है, वो सब कुछ एक डायरी बनानी है। तो जब भी फॉलो अप के लिए जाए तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सके हम, एंड पता चल जाए कि एवरी टाइम ये सेम एक्सरसाइज की वजह से होता था, तो वो चीज फिर अवॉइड करने में हेल्प हो जाए। यस, देन पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को सिखाना है कि मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल केयर एक्सेस कैसे करनी है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कैसे हॉस्पिटल ले जाना है। फैमिली मेंबर्स को सीपीआर आना चाहिए, जो भी, नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स, जो भी पेशेंट के क्लोज वंस है, जो उसके आसपास रहते हैं, लाइक उसके वर्क प्लेस के जो एम्प्लॉइज है, कलीग्स है, उनको भी सीपीआर आना चाहिए कि वो पेशेंट की हेल्प कर सके ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हो वहां से दूर रहना है, कोई भी सिक्योरिटी चेकिंग सबसे दूर रहना है। सो उनको बोलना है कि वी हैव एन इम्प्लांट, सो वो ऐसे तो मान नहीं लेंगे। सो पेशेंट हैज टू ऑलवेज कैरी दैट कार्ड, जो उनका कार्ड होता है वो वॉलेट में कैरी करना पड़ता है, या फिर मेडिकल ब्रेसलेट पहन के चलना पड़ेगा। देन दे विल बिलीव द पेशेंट दैट यस द पेशेंट इज जेन्युइन, उसके अंदर है इम्प्लांटेबल डिवाइस। एंड अगर कहीं पर गलती से कोई पता नहीं है पेशेंट को यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो पेशेंट एंटर कर जाता है, तो इमीडिएटली जो जनरेटर है वो एक बीपिंग साउंड जनरेट करेगा। सो इमीडिएटली वहां से खिंच जाना है। बट पेशेंट को ऐसा नहीं कि ओके मशीन बंद नहीं हुआ है, इमीडिएटली पीएचसीपी को फोन करके हॉस्पिटल एक बार चेक करवा के आना है कि मशीन चालू है कि बंद हो गया है। बंद हो गया होगा तो वो चालू करके देंगे। एंड ओके, कहीं और हॉस्पिटल में जाता है, सो सारे डॉक्टर सब जगह पर उसको इन्फॉर्म करना होगा दैट द पेशेंट हैज एन इम्प्लांटेबल कार्डियो, यस एआईसीडी है। सो कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक एमआरआई है, देन इलेक्ट्रोक्वार्टराइजेशन वाली सर्जरी है, सो ये सब चीजें अवॉइड करनी होगी पेशेंट को। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस और नो, डाउट है?
नो मैम। Okay. So let's start with pacemaker. What do you mean by pacemaker? हार्ट फंक्शन बराबर ना करती हो pacemaker ओके, प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? वेंट्रिकल्स की वॉल में, कहाँ पर होगा? प्रॉब्लम क्या है? ओके, मतलब प्रॉब्लम वेंट्रिकल्स में होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, એસેનોડમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ જનરેટ નહીં થતા હોય ત્યારે આપણે પેસમેકર તરીકે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશન્સ આપી શકીએ. हाँ, जब पेशेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एबनॉर्मल है, नॉट द हार्ट, हार्ट तो हेल्दी है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तब हमें पेसमेकर यूज करना पड़ता है. इट कुड बी टेम्पररी, इट कुड बी परमानेंट. सो लेट्स स्टडी अबाउट द पेसमेकर. Temporary or it is a temporary or permanent device that provides electrical stimulation and maintains a heart rate when the client's intrinsic pacemaker, intrinsic मतलब उसका natural वाला जो ऐसे नोड है उसकी बात हो रही है, when the client's intrinsic pacemaker fails to provide an adequate heart rate. बराबर, हमारा जो intrinsic pacemaker है, that ऐसे नोड is the pacemaker of our heart, राइट. सो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा, तब 60 to 100 बीट्स मेंटेन होगी. बट ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा है, सो एवी नोड उसका फंक्शन ले लेगा बट वो इफेक्टिव नहीं होगा. इट कुड ओनली जनरेट 40 to 60 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. तो उतने में तो अच्छे से कार्डियक आउटपुट भी नहीं होगा, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड परफ्यूजन कैसे मिलेगा? सो जब हमारा इंट्रिंसिक पेसमेकर काम कर नहीं पाता है, तब हम ये टेम्पररी या परमानेंट डिवाइस यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जनरेट करेगा एंड मेंटेन करेगा नॉर्मल हार्ट रेट. सो उसमें कुछ सेटिंग्स करने होते हैं पेसमेकर में. कुछ कैसे सेटिंग्स होते हैं? सिंक्रोनस सेटिंग हो सकता है, एसिंक्रोनस सेटिंग हो सकता है, ओवरराइडिंग पेसिंग एसएक्स सेटिंग है. तो एसिंक्रोनस जिसको हम डिमांड पेसमेकर बोल, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस मतलब कि डिमांड पेसमेकर कैसे वर्क करेगा? अगर हम जो पेसमेकर का डिवाइस होता है उसमें अगर हमने ये सेटिंग ऑन की है तो वो कैसे वर्क करेगा? इट सेंसेस द क्लाइंट्स रिदम एंड पेसिस, पेस मतलब शूट करना इलेक्ट्रिकल करंट, एंड पेसिस only if the client's intrinsic rate falls below the set pacemaker rate for stimulating depolarization मतलब contraction. So just imagine एक पेशेंट है जिसका ऐसे नोड खराब है, बट ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, बीच बीच में लाइक वो जनरेट नहीं कर पा रहे. सो अगर हम ये सेटिंग ऑन रखेंगे, सिंक्रोनस मतलब एक प्रॉपर मैनर में होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी वो पेस शूट करेगा. सो वो पेशेंट के अंदर इम्प्लांटेड है, पेशेंट का हार्ट अपने आप ही काम कर रहा है, उसके इंट्रिंसिक ऐसे नोड ही अच्छे से काम कर रही है, बट बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अचानक से वो ठीक काम नहीं कर पाता है, तब ये जो पेस मेकर है वो फिर करंट शूट करेगा एंड हार्ट रेट मेंटेन करेगा. फिर वापस से जब इंट्रिंसिक पेस मेकर काम करना स्टार्ट कर देगा तो ये बंद हो जाएगा, अननेसेसरीली शॉक डिलीवर करके उसका काम नहीं करेगा, राइट. दूसरा सेटिंग है जो पेसमेकर में किया जाता है, दैट इज एन एसिंक्रोनस पेसमेकर, जिसको हम बोलते हैं फिक्स रेट पेसमेकर. It paces at the present rate regardless of the client's intrinsic rhythm and is used when the client is asystolic or profoundly bradycardic. मतलब इसमें हमने ऐसा रेट फिक्स कर दिया है, हमें चाहिए 80 बीट्स पर मिनट फिक्स. सो इंट्रिंसिक जो ऐसे पेसमेकर है पेशेंट का, ऐसे नोड एवी नोड, वो करंट शूट करे या ना करे, ये पेसमेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 80 टाइम्स इलेक्ट्रिकल करंट शूट करेगा मतलब करेगा. इट डजंट मैटर फॉर दिस पेसमेकर कि पेशेंट का खुद का है कि नहीं है. एंड ऐसे पेसमेकर कब यूज होते हैं? जब पेशेंट एसिस्टोलिक हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाती है या तो इतना ज्यादा ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, तब ऐसे पेसमेकर्स यूज करने पड़ते हैं कि जो अपने आप से डिलीवर करता ही रहे. डिमांड वाला जो था सिंक्रोनस पेसमेकर, उसमें पेशेंट की हार्ट 60 to 100 से कम हो जाती है, लाइक 50 हो जाती है, तो ये पेसमेकर इलेक्ट्रिकल करंट शूट करेगा 10 टाइम्स एक्स्ट्रा जब जरूरत पड़ी तब. एंड फिर अब वापस से पेशेंट की रिदम 60 हो गई नेचुरली तो वो बंद कर देगा शूट करना. सो वो डिमांड है, ये फिक्स रेट है. दूसरा है ओवरड्राइव पेसिंग. वो कैसे वर्क करता है? ये वाला सेटिंग, ओवरड्राइव पेसिंग suppresses the underlying rhythm in tachydysrhythmias so that sinus node will regain the control of heart. Okay, whenever the person experience tachydysrhythmias मतलब extra current generate हो रहा है and heart बहुत ज्यादा overly contract हो रहा है,
ज्यादा टैकीडिसरिथमियाज में ज्यादा करंट शूट होगा तो ज्यादा टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो ये ओवरड्राइव पेसिंग क्या करेगा, एक्स्ट्रा करंट शूट होगा तब ये काम करना स्टार्ट कर देगा. जस्ट इमेजिन कि पेशेंट की अचानक से हार्ट रेट हो गई है 180. सो 180 टाइम्स हार्ट करंट शूट हो रहा है तभी हार्ट रेट 180 जाएगी. सो अचानक से हार्ट रेट 180 हो गई. सो ये वाला सेटिंग ऑन होगा तो क्या होगा, फिर वो अपना करंट शूट करेगा एंड पेशेंट की हार्ट रेट 90 कर देगा. सो वो वाली टेम्पररी बंद हो जाएगी. फिर साइनस नोड है जो ऐसे नोड है वो वापस से नेचुरल अपने कंट्रोल में आ जाएगा एंड 60 to 100 के बीच में मेंटेन कर पाएगा. सो जब टैकीडिसरिथमियाज हो जाता है ये वाला सेटिंग ऑन किया होगा हमने तो पेसमेकर करंट शूट करेगा एंड ऐसे नोड का फंक्शन वापस चालू करवाएगा. उसका कंट्रोल रीगेन हो जाएगा. जो अलग अलग जगह से शूटिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा. अंडरस्टूड अबाउट द सेटिंग्स? यस और नो? मैम ओवरड्राइव एक बार फिर से, सॉरी. ओवरड्राइव पेसिंग वो Okay. समझाओ. पेसिंग में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट है जिसका अचानक से ऐसे नोड मतलब खराब है. ऐसे नोड कितने टाइम करंट शूट करना चाहिए नेचुरली, हमारा ऐसे नोड कितने टाइम शूट करता है करंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 200. 60 to 100 टाइम्स वो करंट शूट कर सकता है, राइट. बट कुछ खराबी हो गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, लाइक वायरिंग में प्रॉब्लम हो गया एंड अचानक से वो ज्यादा करंट निकाल रहा है ड्यू टू एबनॉर्मल वायरिंग. 60 to 100 की जगह 180 टाइम्स वो शूट कर रहा है इन अ मिनट. सो दैट इज नॉट गुड, राइट. इट कुड लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशन ऑल्सो. फिर एट्रिया सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अगर बहुत ज्यादा करंट शूट हो गया तो. सो फिर हमने ये पेशेंट को बार बार ऐसा होता है इसीलिए हमने एक पेसमेकर अंदर रखा है उसके चेस्ट में एंड उसका सेटिंग हमने ओवरड्राइव पेसिंग पर रख दिया है. सो जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी पेसमेकर क्या करेगा, अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट शूट करेगा एंड वो 60 to 100 टाइम्स ही मैनेज करेगा. सो हार्ट क्या करेगा, पेसमेकर को रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसे नेड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. तब तक जो ऐसे नोड है वो अपना नॉर्मल कंट्रोल रीगेन कर लेगी एंड जो प्रॉब्लम हुआ था वायरिंग में वो वापस से ठीक हो जाएगा एंड अब ऐसे नोड 60 to 100 टाइम्स ही करंट शूट करेगा. तब वो पेसमेकर शांत हो जाएगा क्योंकि उसने अपने ऐसे नोड का नेचुरल जो ऐसे नोड था उसका काम कंट्रोल में आ गया है. तब अब उसकी जरूरत नहीं है वापस से. चलो 2-3 घंटे बाद वापस से ऐसा कुछ हुआ तो फिर से वो ओवरराइडिंग पेसिंग जनरेट होगा. तब तक ऐसे नोड अपना कंट्रोल रीगेन कर लेगा, ठीक हो जाएगा एंड वापस से अपना काम स्टार्ट कर देगा एंड वो 60 to 100 टाइम्स ही शूट करेगा. गॉट इट? यस और नो? पता Yes. चल रहा है? Do you understand? Okay. So this is the settings. This is for your understanding. अगर ये समझ आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा. इस पर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. Now let's study about the spikes. Spikes क्या है? So वो देखते हैं. Okay. So when a pacing stimulus is delivered to heart, a spike, straight vertical line is seen on the monitor or ECG strip. अगर कोई पेशेंट का पेस आपने have you ever seen any patient with a pacemaker? देखा है? ओके. सो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है एंड अपने ECG लीड्स लगाए हुए होंगे, सो जब पेसमेकर डिलीवर करेगा शॉक तो ECG में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी. जब भी शॉक डिलीवर होगा तब आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी लाइक दिस. नॉर्मल ECG ऐसा है. दिस इज अ नॉर्मल ECG, राइट. ये नॉर्मल ECG है. सो ऐसे चालू ही रहता है. P फिर से QRST देन P ऐसे चालू रहेगा, राइट. अब बीच में पेशेंट का चलो ऐसे नोड अच्छे से काम नहीं कर रहा तो P के वेव पहले ऐसे वर्टिकल लाइन आपको दिखेगी. सो इट इंडिकेट्स कि ये ऐसे नोड का शूटिंग है, ये नॉर्मल नहीं है. जब ऐसी वर्टिकल लाइंस आपको दिखे एकदम, सो इट इंडिकेट्स दैट ऐसे नोड इज शूटिंग द इलेक्ट्रिक करंट. सो जब इसको हम स्पाइक बोलेंगे. स्पाइक मतलब ये जो एलिवेटेड लाइन होती है उसको ही स्पाइक बोलते हैं. सो जब पेसिंग होगा जो पेस मेकर है वो इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर करेगा हार्ट पर तो एक आपको स्पाइक दिखने को मिलेगी. स्पाइक क्या है? एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है जो आपको मॉनिटर पर, अगर कार्डियक मॉनिटर पे है तो उसमें भी देखने को मिलेगी, या तो आप ECG कर रहे हो तो ECG स्ट्रिप में भी आपको देखने को मिलेगी. सो स्पाइक प्रीसीड द चैम्बर बीइंग पेस्ड. A spike preceding P wave indicates that atrium is paced and spike preceding the QRS complex indicates the ventricle is being paced. Okay. Pacemaker भी just AICD
में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एट्रियम में एक वेंट्रिकल में। सो पेसमेकर ऐसे भी आते हैं। अगर पेशेंट का एट्रियल डिसरिथमियाज है, एट्रिया के सारे प्रॉब्लम्स है, सो वो एट्रिया में अटैच होगी। अगर वेंट्रिकल्स की प्रॉब्लम है तो वेंट्रिकल्स में अटैच होगी, दोनों के प्रॉब्लम है तो दोनों में अटैच होगी। सो इट डिपेंड्स, एक चैम्बर में इंसर्ट किया हुआ है, 2 चैम्बर में। सो जब पेशेंट की, आपको पेशेंट का ईसीजी आप कर रहे हो और ईसीजी में आपने देखा कि पी वेव से पहले एक स्पाइक है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि पेसमेकर एट्रिया को कंट्रोल कर रहा है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कंट्रोल कर रहा है। इट इंडिकेट्स दैट एट्रियम इज स्पेस, एट्रिया में करंट डिलीवर हुआ है। अगर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पहले एक स्पाइक दिखती है, सो इट इंडिकेट्स दैट वेंट्रिकुलर को पेस कर रहा है, वेंट्रिकुलर को कंट्रोल, वेंट्रिकल्स को कंट्रोल कर रहा है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? Yes or no? Online students? Yes. Okay. Next, an atrial spike followed by P wave indicates atrial depolarization, and a ventricular spike followed by QRS complex represents ventricular depolarization, and this is referred as capture. So दो टर्मिनोलॉजी हमने देखी, एक देखा स्पाइक, दूसरा देखा स्कैप्चर। स्पाइक कहां पर होगी? ऐसे P फिर QRST ऐसे है, राइट? ये नॉर्मल ईसीजी है। पी वेव से पहले अगर आपको स्पाइक दिखती है, सो इसका मतलब क्या कि अब एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा, एट्रियल पेसिंग होने वाला है। क्यूआरएस से पहले अगर आपको यहाँ पर स्पाइक दिखती है, सो इट इंडिकेट्स अब वेंट्रिकुलर में करंट डिलीवर हुआ। बट कैप्चर का मतलब क्या? पी वेव के बाद, इमीडिएटली आफ्टर द पी वेव, नॉट हियर। जैसे ही पी वेव एंड होती है वहां पर अगर आपको स्पाइक देखने को मिलती है, सो इट इंडिकेट्स कि वेंट्रिकल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। It indicates the depolarization of atria, and immediately QRS के बाद ऐसे P Q और उसके बाद आपको स्पाइक देखने को मिलती है, सो इट इंडिकेट्स कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो गया। सो पहले जो पहले जो वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है उसको हम बोलेंगे स्पाइक, एंड बाद में जो देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे कैप्चर, कि हो गया। अंडरस्टूड? व्हाट इज कैप्चर एंड व्हाट इज स्पाइक? स्पाइक वेव से पहले दिखेगी एंड कैप्चर वेव्स के बाद दिखेगा। जो भी वेव के बाद दिखेगा उसका फंक्शन हो गया। ओके, सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ पेसमेकर। इतना होता है पेसमेकर में। अब उसके टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है टेम्पररी। टेम्पररी पेसमेकर्स भी 3 टाइप्स के आते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप हम देखेंगे नॉन इन्वेजिव ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेम? नॉन इन्वेजिव है मतलब इट इज नॉट इनसाइड द पेशेंट, राइट? ट्रांसक्यूटेनियस है मतलब कहां पर होगा? ओके, नॉन इन्वेजिव એટલે બોડીના બહાર જ છે, રાઈટ? બટ कहां पर है? इलेक्ट्रिक करंट देगा कहां से? पेसिंग कहां से होगा? ट्रांसक्यूटेनियस, स्किन से होगा। क्यूटेनियस, ट्रांस एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन से, ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन से। सो वो स्किन से इलेक्ट्रिक करंट देगा। सो क्या होता है उसमें? Non-invasive transcutaneous pacing is used as a temporary emergency measure in a profoundly bradycardic or asystolic client until invasive pacing can be initiated. हमने आगे डिसरिथमियास देखे थे ना, उसमें देखा था कि अगर ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को और उसमें हमें पता चल गया कि ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें पेसमेकर इंसर्ट करना होगा। अभी के लिए टेम्पररी पेसमेकर करना होगा जब तक परमानेंट नहीं हो जाता। सो ये एक ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, पेशेंट बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिक हो गया है, प्रोफाउंडली ब्रेडिकार्डिक या तो एसिस्टोलिक हो गया है, तब हम ये पेसमेकर यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू द फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रही है, दिस इज ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं और वहां से करंट वो देगा पेशेंट को। सो हार्ट अपना जो रिदम है वो मेंटेन कर पाएगा। कुछ भी इन्वेजिव नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड स्किन पर अटैच किए हैं एंड वहां से पेसिंग हो रहा है। Okay, so large electrode pads are placed on the gland, chest and back and connected to external pulse generator. Chest पर, back पर, skin पर हमने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड पैड्स अटैच किए हैं और वो क्या करेगा? वो कनेक्ट होगा एक डिवाइस से जो पेशेंट के हाथ में हमने देखा। सो उससे वो कनेक्टेड होता है वहां से फिर पल्स जनरेट होगी, करंट शूट होगा।
वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स चेस्ट पर, बैक पर लगाने से पहले वो स्किन क्लीन करो वाटर एंड सोप से, फिर इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करना है, और वो भी ड्राई करके, गीले में नहीं अप्लाई कर सकते। इट इज नॉट नेसेसरी टू शेव द हेयर और अप्लाई अल्कोहल और टिंचर टू द स्किन। इसमें भी जस्ट लाइक डिफिब्रिलेटर हेयर्स कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। देयर इज नो नीड टू शेव द हेयर और स्पिरिट या टिंचर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्लीन करके ड्राई करके लगा देना है। Place the posterior electrode between the spine and left scapula behind the heart, avoiding the placement over bone. Posterior electrode कैसे लगाना है, जैसे हमने देखा था हैंड्स ऑफ बाइफेजिक जो डिफिब्रिलेटर था, एक आगे और एक पीछे लगा देते, वैसे भी लगा सकते हैं। सो पोस्टीरियर वाला कहाँ पर लगाना है, स्पाइन एंड लेफ्ट स्कैपुला के बीच में। सो दिस इज अ बैक, ये पेशेंट की ऐसे बैक है, राइट, ऐसे नेक और ये बैक है। सो बीच में होगी स्पाइन, स्पाइन एंड यहाँ पर होता है लेफ्ट स्कैपुला, राइट। सो उसके बीच में हमें लगाना होगा, स्कैपुला एंड स्पाइन के बीच में हमें लगाना है, बोन पर नहीं आना चाहिए, वो ध्यान रखना है। एंड प्लेस द एंटीरियर इलेक्ट्रोड बिटवीन V2 एंड V5 पोजिशन ओवर द हार्ट। V2 एंड V5 पोजिशन मतलब व्हाट इज V2 एंड V5 पोजिशन? लेफ्ट साइडेड, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, V1 V2 V3? नो, इंटरकोस्टल स्पेस। No, they are not talking about intercostal space. ઇલેક્ટ્રોડ્સ આપણે અપ્લાય કરીએ છે ને हाँ, ECG, जब ECG करते हैं तब हम कैसे अप्लाई करते हैं, V1 V2 V3 से V6 पूरा नीचे लगाते हैं, राइट। सो हमें कहाँ पर लगाना है, V2 से V5 के बीच में कहीं भी हम लगा सकते हैं, नॉट V1 पर नहीं, V2 से V5 के बीच में कहीं पर भी आप लगा सकते हो। मेक श्योर करो ब्रेस्ट है, फीमेल है, सो डू नॉट प्लेस द एंटीरियर इलेक्ट्रोड ओवर द ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट पर नहीं लगा सकते। rather displace the breast tissue and place electrode under the breast। जैसे फीमेल्स में आप ECG करते हो, सो V3 से V6 कैसे ब्रेस्ट डिस्प्लेस करके नीचे लगाते हैं, तो सिमिलरली अगर V2 के V5 बीच में लगाना है तो ब्रेस्ट को डिस्प्लेस करके लगाना होगा। वी कैन नॉट अप्लाई दैट इलेक्ट्रोड on the breast tissue. Do not take the pulse or BP on left side. The results will not be accurate because of the muscle twitching and electrical current. हमने वहां पर इलेक्ट्रोड अटैच किए हैं लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट। सो वो इलेक्ट्रिक करंट शूट करेगा, सो मसल्स भी ऐसे ट्वीच होंगे। सो वो साइड आप पल्स चेक करोगे, बीपी चेक करोगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा। सो इट इज बेटर टू चेक द पल्स एंड बीपी ऑन द राइट साइड, राइट आर्म में चेक करना होगा। ओके, ensure that electrodes are in good contact with the skin. Yes, इलेक्ट्रोड्स ऐसे प्रॉपर चिपके हुए हो, वरना प्रॉपर अटैच नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। सेट द पेसिंग रेट एज प्रिस्क्राइब, एस्टेब्लिश स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड टू एंश्योर कैप्चर। ओके, जितना रेट डॉक्टर ने बोला 80 पर रख दो, 80 पर सेट कर दो, तो हमें 80 के अकॉर्डिंग सेट कर देना है एंड चेक करना है, इंश्योर करना है कैप्चर हो रहा है कि नहीं। कैप्चर हो रहा है मतलब आप ECG करोगे तो देखने को मिलेगा, जो भी एट्रिया के बाद कैप्चर होगा तो P वेव के बाद स्पाइक दिखेगी, वेंट्रिकल्स में क्या होगा तो QRS के बाद हमें स्पाइक देखने को मिलेगी। If loss of capture occurs, assess the skin contact of electrodes and increase the current until capture is regained. करंट डिलीवर हो गया, स्पाइक हो गई, बट कैप्चर नहीं हो रहा है। सो आपको ECG में कैप्चर्स नहीं दिख रहे हैं P वेव के बाद या हमें QRS पर जो भी था, बट P वेव के बाद या QRS के बाद आपको स्पाइक नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि शायद इलेक्ट्रोड्स अच्छे से चिपके नहीं है, असर नहीं हो रहा है। सो अगर आपको कैप्चर नहीं दिख रहा है ECG में या मॉनिटर पर, सो वो स्किन कॉन्टेक्ट चेक करो एंड प्रॉपर करंट इंक्रीज करो, कुछ भी करो, जब तक आप कैप्चर देख नहीं लेते। इवेलुएट द क्लाइंट for discomfort from cutaneous and muscle stimulation, administer analgesics as needed। पेशेंट को बार बार 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स ऐसे माइक्रो शॉक लग रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, स्किन पर मसल ट्विचिंग भी होगा। हमें थोड़ा सा भी झटका लगता है तो हमें कैसा होता है, सो पेशेंट को हम जानबूझ कर रहे हैं, सो डिस्कम्फर्ट होगा। सो पेशेंट को इवेल्युएट करना है डिस्कम्फर्ट हो रहा है या नहीं, और आप एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हो कि पेशेंट को पेन ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। दूसरा है इन्वेजिव ट्रांसवीनस पेसिंग। नाउ it is temporary but we are inserting something into the client, it is invasive।
एंड ट्रांसवीनस है मतलब कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, वेन। inside the veins. So let me show you. देखो ये फर्स्ट वाला है, दैट इज इन इंट्रावीनस, ट्रांसवीनस है। ये जो वेन होगी सबक्लेवियन वेन जो है उसके अंदर से ही इंसर्ट किया है और इलेक्ट्रोड्स अंदर की साइड होंगे और जो डिवाइस है वो बाहर होगा। दिस इज फॉर टेम्पररी पीरियड, जैसे परमानेंट में भी वेन्स में ही होता है वैसे ही है, बट टेम्पररी पीरियड के लिए है। Okay. So pacing lead wire is placed through the antecubital, femoral, jugular और subclavian vein. कोई भी वेन यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो इमेज देखा वो सबक्लेवियन थी, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यूज की थी। उसके जगह हम जुगुलर वेन से भी नीचे से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जुगुलर वेन नेक में, फीमोरल वेन नीचे से, एंटीक्यूबाइटल कोई भी वेन यूज कर सकते हैं। एंटीक्यूबाइटल यूज करोगे तो भी वो सबक्लेवियन तो आएगी ही बाद में, सो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। But the wires are placed into the right atrium or right ventricle so that it is direct in contact with the endocardium. अब उसके जो वायर्स है ट्रांसक्यूटेनियस में क्या था, स्किन पर थे, कहीं पर भी हार्ट से अटैच नहीं थी। इसमें हमने उसके वायर सीधा एट्रिया या वेंट्रिकल्स में इंसर्ट किए हैं थ्रू द वेन, सो सीधा वो एंडोकार्डियम से अटैच होंगे। मॉनिटर द पेस मेकर इंसर्शन साइट, जहां से हमने वायर इंसर्ट किया है वो साइट चेक करनी है, इन्फेक्शन ना हो, एंड रेस्ट्रिक्ट द ग्लैंड मूवमेंट टू प्रिवेंट द लीड वायर डिस्प्लेसमेंट। अब पेशेंट को मूवमेंट नहीं करने देनी है, वरना पेशेंट बार बार मूवमेंट करेगा तो वायर्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, निकल सकते हैं, एंडोकार्डियम से अटैच नहीं रहेंगे। सो ये चीज उसमें ध्यान रखनी है। तीसरा टेम्पररी पेस मेकर है इन्वेजिव एपिकार्डियल पेसिंग। एपिकार्डियल इन्वेजिव है मतलब वो बाहर नहीं होगा, अंदर है। एपिकार्डियल मतलब, एपिकार्डियल पेसिंग मतलब एपिकार्डियम क्या है, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एपिकार्डियल पेसिंग मतलब कहां पर होगा वो, इनसाइड वेन्स, इनसाइड हार्ट, स्किन पर, कहां पर होगा, it will be directly in contact with epicardium. You can see आपका इमेज में दिख रहा है कि ये पेस मेकर है जो कनेक्टेड होगा यहाँ से, बट उसके वायर्स देखो सीधा एपिकार्डियम को टच कर रहा है। यहाँ पर एक एंड उसका यहाँ से अटैच होगा और उसका दूसरा एंड सीधा एपिकार्डियम को टच हो रहा है। सो डायरेक्टली हम चेस्ट पर एक होल जैसा क्रिएट करेंगे और उसमें से वो जो इलेक्ट्रोड का वायर है वो इंसर्ट करेंगे और सीधा एपिकार्डियम को कांटेक्ट में होगा, हार्ट के ऊपर अटैच किया होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so this is epicardial pacemaker. So it is applied by using a transthoracic approach. Transthoracic मतलब हम thoracic cavity में एक hole create करेंगे और lead wire को अंदर insert करेंगे and are threaded loosely on the epicardial surface of the heart after cardiac surgery. So आपने देखा होता है सीएबीजी में भी एपिकार्डियल वायर्स इंसर्ट होते हैं, तो वो कहाँ पर अटैच, एपिकार्डियल लेयर पर ही होते हैं। सो वो होल क्रिएट करते हैं, डॉक्टर्स वायर इंसर्ट करेंगे, अब वो वायर्स वहां से खिसक ना जाए, सो वहां पर उसको थ्रेड कर देते हैं लूजली, बहुत टाइटली नहीं, हमें निकलना भी है बाद में, सो लूजली उसके सूचर्स ले लेते हैं कि वहां पर ही वो है निकल जाए। सो वो ऐसे अप्लाई करते हैं यूजुअली आफ्टर कार्डियक सर्जरी। ये सबसे कॉमनली यूज होता है, एपिकार्डियल स्पेसिंग हम यूज करते हैं। Okay, so this is the different three types of temporary pacemaker. Now another topic is reducing the risk of microshock. बीच बीच में माइक्रो शॉक ना लग जाए, जब हमें जरूरत है तभी शॉक लगना चाहिए, माइक्रो शॉक इन बिटवीन ना लगे, तो उसको वो रिस्क कैसे रिड्यूस करोगे आप? सो यूज ओनली इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड इक्विपमेंट, प्रॉपर कंपनी वाला अच्छा इक्विपमेंट यूज करना है, कोई भी रैंडम कंपनी वाला अच्छा ब्रांडेड नहीं होगा तो बीच बीच में शॉक लगेंगे पेशेंट को, विच इज नॉट गुड। Insulate the exposed portion of wire with a plastic or rubber material. Fingers of a rubber gloves when wires are not attached to the pulse generator. Cover with non-conductive tape. Okay. जो भी वायर्स है उसके जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो तो उसके
वायर्स को लाइक इंसुलेट कर दो प्लास्टिक या रबर मटेरियल से। जब आप उसको पकड़ रहे हो तो रबर वाले ग्लव्स यूज करना है। एंड आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो टेप यूज करते हैं दैट इज नॉन कंडक्टिव टेप। उसकी टेप अलग होती है कि जो कंडक्शन ना कैरी कर सके। सो अगर उसको कवर करना है तो नॉन कंडक्टिव टेप से आपको कवर करना होगा। ग्राउंड ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूजिंग अ 3 pronged प्लग। यस, ये जो भी इलेक्ट्रिकल पेशेंट के बेड पे आपने देखा होगा, हॉस्पिटल के जो भी इलेक्ट्रिक लाइक बेड इलेक्ट्रिक है, कोई भी डिवाइस आप यूज करते हो तो वो 2 prong का कभी नहीं होगा, ऑलवेज 3 prong का ही होगा। 3 prong क्यों होता है? ग्राउंड करने के लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों को बैलेंस करने के लिए तीसरा prong होगा। सो ऑलवेज जितने भी पेशेंट की बेड पर लाइक कार्डियक मॉनिटर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बेड है, सो सब कुछ ग्राउंडेड प्रॉपरली होना चाहिए, वरना पेशेंट को माइक्रोशॉक लग जाएगा। वियर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग एक्सपोज वायर। अगर वायर्स एक्सपोज हो गए हैं कुछ तो ग्लव्स, रबर ग्लव्स पहन के ही हैंडल करो, वरना आपको शॉक लग सकता है, माइक्रोशॉक। कीप ड्रेसिंग ड्राई। पेशेंट के ऊपर कुछ ड्रेसिंग है, कुछ भी है, वो ड्राई रखना है, गीला हो जाएगा तो माइक्रोशॉक लगने के चांसेस है। And this is really important point for you to remember. Vital signs are monitored closely. Signs are monitored and cardiac monitoring is done continuously for the client with temporary pacemaker. किसी भी पेशेंट को टेम्पररी पेसमेकर पर आपने रखा है, सो पेशेंट का कंटिन्यूअसली कार्डियक मॉनिटरिंग होता रहेगा। सो पेशेंट आईसीयू में ही एडमिटेड होगा, स्टेबल होगा, बट कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग देख करना पड़ेगा, तो हमें चेक करने मिले कि पेशेंट को वो रिदम नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं। एंड वाइटल साइंस भी कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करने होंगे। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टेम्पररी पेसमेकर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट, फिर हम देखेंगे परमानेंट पेसमेकर। Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so let's study about permanent pacemaker. तो परमानेंट पेसमेकर में क्या होगा? अ पल्स जनरेटर, जो डिवाइस हमने अभी इमेज में देखा वो बाहर था, अब वो जनरेटर अंदर होगा। सो द पल्स जनरेटर इज इंटरनल एंड सर्जिकली इम्प्लांटेड इन द सबक्यूटेनियस पॉकेट बिलो द क्लेविकल बोन। जैसे एआईसीडी में जो हमने दिखा था डिवाइस, सेम वैसे ही डिवाइस जो जनरेटर है वो क्लेविकल के नीचे एक स्किन का जो सबक्यूटेनियस लेयर होगा वहां पर हमने रखा हुआ है। And the leads are passed transvenously via cephalic or subclavian vein to the endocardium of the right side of the heart. और जो जनरेटर है उसमें से जो लीड्स निकल रहे हैं, जो वायर्स निकल रहे हैं, वो वेन के अंदर से हम सीधा राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, जो एंडोकार्डियम से टच हुआ होगा। Post operatively, limitation of the arm movement on the operative side is required to prevent the lead wire dislodgement. Yes, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव फेज में पेशेंट को बोलना है कि ये जो लेफ्ट हैंड है वो मूवमेंट ज्यादा नहीं करनी है, बिकॉज अभी वायर्स प्लेस किए हैं सो वो डिसलॉज हो सकते हैं। सो पोस्ट ऑपरेटिवली जो आर्म है उसका मूवमेंट लिमिट कर देना है। परमानेंट पेसमेकर मे बी सिंगल चैम्बर in which the lead wire is placed in the chamber to be placed, or dual chamber with the lead wires placed in both राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो जो परमानेंट पेस मेकर आते हैं वो सिंगल चेंबर एंड ड्यूअल चेंबर दो टाइप के आते हैं। सिंगल चेंबर में मींस सिर्फ राइट एट्रियम में होगा या तो राइट वेंट्रिकल, कोई भी एक में जिसमें जरूरत है उसमें। एंड ड्यूअल चेंबर मतलब दोनों में होगा, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम दोनों में होगा। लेट मी शो यू एन इमेज। देखो, ये सिंगल चेंबर पेसमेकर है, उसमें एक वायर सीधा वेंट्रिकल में इंसर्ट किया है, एंड दूसरा है, जरूरत पड़े तो एट्रियम में भी हो सकता है, पर ये जो इमेज है उसमें वेंट्रिकल में है। एंड दूसरा है ड्यूअल चेंबर, एक एट्रियम में है और एक वेंट्रिकल में है। दूसरा आप देखो बाई वेंट्रिकुलर में दो वेंट्रिकल्स में अटैच होगा, एक यहाँ से नीचे करके यहाँ पर अटैच है एक लीड यहाँ पर अटैच है।
सो दो बाई वेंट्रिकुलर भी ड्यूअल चेम्बर हो सकता है, मतलब ड्यूअल चेम्बर दो चेम्बर में होगा, सिंगल चेम्बर एक ही चेम्बर में होगा। और ये जो पल्स जनरेटर है वो क्लेविकल के नीचे होता है, वेन्स के अंदर से इंसर्ट किया गया होगा लीड, जस्ट लाइक AICD। ओके, सो biventricular pacing of the ventricles allows the synchronized depolarization and is used for moderate to severe heart failure and to improve the cardiac output। हमने देखा कि ड्यूअल में भी बाइवेंट्रिकुलर था, दोनों वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रोड अटैच थे। सो बाइवेंट्रिकुलर पेसिंग कब यूज करने से क्या होगा, एक सिंक्रोनाइज्ड डिपोलराइजेशन होगा, दोनों का साथ में कॉन्ट्रेक्शन होगा प्रॉपर टाइम पर। जब पेशेंट को सीवियर मॉडरेट से सीवियर हार्ट फेलियर हो, जो कॉन्ट्रेक्शन है वो अच्छे से हो नहीं रहा है, तब हम ये वाला यूज करेंगे, बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर यूज करेंगे। सो वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड कार्डियक आउटपुट भी इंप्रूव होगा। अ परमानेंट पेसमेकर इज प्रोग्राम व्हेन इंसर्टेड and can be reprogrammed if necessary by non-invasive transmission from an external programmer to implanted generator। जब हमें इंसर्ट करना होता है तभी उसको प्रोग्राम करके जो भी हमें जो भी चाहिए कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो भी डॉक्टर्स को चाहिए था उन्होंने प्रोग्राम कर दिया और इम्प्लांट कर दिया। बट अगर हमें अभी चेंज करना है उसका प्रोग्राम, सो देयर इज नो नीड टू डू अगेन सर्जरी। एक एक्सटर्नल प्रोग्रामर आता है जो नॉन इन्वेजिव ट्रांसमिशन डिवाइस है, मतलब ऊपर रखना होगा और जो प्रोग्राम्स है वो अलग चेंज कर पाएंगे। सो एक दूसरा डिवाइस आता है एक्सटर्नल प्रोग्राम्स जैसा, तो उसको हम ऊपर रखेंगे। सो बाहर से ही जो इम्प्लांटेड जनरेटर है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, प्रोग्राम चेंज हो पाएंगे। Pacemaker may be powered by a lithium battery with an average life of 10 years, nuclear powered with a lifespan of 20 years or longer, or designed to be recharged externally। When I was practicing UWorld मुझे ये क्वेश्चन आया था और मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट ये ऐसा क्वेश्चन था। अगर हमने जो पेसमेकर यूज किया है उसके जनरेटर में लिथियम की बैटरी है तो उसकी बैटरी लाइफ कितनी होगी, 10 years। एंड अगर न्यूक्लियर पावर बैटरी है तो उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी वो जनरेटर की 20 years। एंड मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तब ये आया, तब मुझे याद ही नहीं था कि लिथियम क्या 10 या 20। सो रिमेम्बर दिस थिंग, उस पर से एक क्वेश्चन आया था। एंड उसको एक ऐसे भी टाइप के आता है कि हम बाहर से ही उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, लाइक बैटरी डिस्चार्ज हो गई सो बाहर से भी हम रिचार्ज कर सकते हैं एक्सटर्नली, ऐसा भी आ सकता है। Pacemaker function can be checked in PHCP's office or clinic by a pacemaker interrogator or programmer or from home using a special telephone transmitter device। So pacemaker का function अच्छा है, चालू है, बंद है, कैसे काम कर रहा है वो चेक करना है तो भी खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे बाहर से भी एक ऐसा पेसमेकर इंट्रोगेटर आता है जो आप ऊपर से ही अटैच करोगे तो पेसमेकर का फंक्शन पता चल जाएगा। सो हॉस्पिटल में जाके पीएचसीपी के क्लिनिक में जाके पीएचसीपी के पास होगा वो इंट्रोगेटर, तो वो चेक करेंगे। आपके पास घर में है तो घर पे भी चेक कर सकते हो, एक स्पेशल टेलीफोन ट्रांसमीटर डिवाइस आता है जो बाहर से ही हम चेक कर सकते हैं कि पेसमेकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल। अब क्लाइंट टीचिंग, जब भी कोई पेशेंट को जस्ट लाइक AICD पेसमेकर इम्प्लांटेड है तब पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, व्हाट एजुकेशन यू विल गिव टू पेशेंट, लेट्स स्टडी दैट। बॉक्स 53.5, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट पेसमेकर इंक्लूडिंग प्रोग्राम रेट। पेशेंट को पेसमेकर के बारे में समझाना है, कितना रेट है, कैसे काम करेगा, क्या होगा, वो सब समझाओगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द साइंस ऑफ बैटरी फेलियर एंड व्हेन टू नोटिफाई PHCP और कार्डियोलॉजिस्ट। पेशेंट को समझाना है कि बैटरी फेलियर हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। सो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो इमीडिएटली PHCP को नोटिफाई करना है। बैटरी फेलियर हो जाएगा मतलब पेसमेकर काम नहीं करेगा। सो जो पेशेंट को प्रॉब्लम से कार्डियक आउटपुट कम हो गया था, हार्ट रेट अच्छी नहीं थी, सीन को फेंटनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, वो सारे सिम्टम्स हो गए जस्ट लाइक बिफोर प्रीवियस पेसमेकर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। सो दैट इंडिकेट पेसमेकर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड PHCP को या कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना होगा पेशेंट को। Then instruct the client to report any fever, redness, swelling or drainage from the insertion site। जहां पर हमने डिवाइस इंसर्ट किया है पेसमेकर का, सो वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज हो रहा है, पेशेंट को फीवर है तो इमीडिएटली PHCP को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट साइंस ऑफ डिजीनेस, वीकनेस, फटीग, स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स और चेस्ट, लेग्स, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी साइंस है कि पेसमेकर काम नहीं कर रहा है। ये सारे साइंस नहीं होने चाहिए। पेसमेकर अगर अच्छे से काम करे तो ये साइन एंड सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, डिजीनेस नहीं होना चाहिए, वीकनेस, फटीग नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स एंड लेग नहीं होना चाहिए, बिकॉज हार्ट फेलियर होगा तो एडिमा हो जाएगा तो वो नहीं होना चाहिए। अब तो पेसमेकर है। चेस्ट पेन नहीं होना चाहिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है देन ये इन्फॉर्म करना होगा, रिपोर्ट करना होगा पेशेंट को।
Keep the pacemaker identification card in the wallet and obtain and wear a medicolor bracelet. कार्ड कैरी करना है, मेडिकलर ब्रेसलेट पहनना है. Instruct the client in how to take the pulse daily and to maintain diary of pulse rate. पेसमेकर है तो पल्स मेंटेन होनी चाहिए, राइट. सो पेशेंट को घर पे कैसे पल्स देनी है, पेशेंट को सिखाना होगा हाउ टू टेक द पल्स एट होम. डेली पल्स लेने का सिखाना है एंड एक डायरी लिखनी है, डायरी रखनी है जिसमें आप रेगुलरली पल्स लिखो. सो जब भी फॉलो अप करने के लिए जाओ 1 मंथ 2 मंथ्स आफ्टर, तो डॉक्टर्स देख सके कि कैसी आपकी मेंटेन रह रही है. Wear loose fitting clothes over the pulse generator side. जहां पर वो जनरेटर है चेस्ट पर, वहां पर टाइट नहीं होना चाहिए कुछ भी. अवॉइड कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, जिससे इंजरी हो सके, डिवाइस डैमेज हो सके, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं करना है. इन्फॉर्म ऑल द पीएचसीपी दैट पेसमेकर हैज बीन इंसर्टेड. कहीं पे भी जाते हो कोई भी हॉस्पिटल में, सारे डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि पेसमेकर है. Instruct the client to inform airport security that they have a pacemaker because the pacemaker may set off the security detector. Yes. So patient जब भी एयरपोर्ट पर जाता है तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में भी बताना है कि उसके पास पेसमेकर है, वरना वो डिवाइस में से जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से, या तो वो जो आपने देखा है कि वो हाथ से चेक करते हैं, सो वो उससे भी बंद हो सकता है पेसमेकर. सो वहां पर नहीं जाना है, पहले से इन्फॉर्म कर देना है. नॉट ओनली दैट, गेट जैसा बना होता है सिर्फ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है, जब चेकिंग होता है तो उसमें भी होता है, तो उससे भी दूर रहना होगा. Instruct the client that most electrical appliances can be used without any interference with the functioning of pacemaker. However, advise the client not to operate electrical appliance directly over the pacemaker site. I have also exposed to this question. ऐसा क्लाइंट टीचिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, विच एजुकेशन विच क्लाइंट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट, ऐसे तो इसमें आता है. पेशेंट को बोलना है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज कर सकते हो घर में, लाइक माइक्रोवेव है, फोन है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो पेशेंट यूज कर सकता है. पेशेंट को ऐसे क्वेश्चन होंगे कि मैं कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करूंगा तो मुझे करंट लगेगा, पेसमेकर बंद हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस करेगा आपको. बट वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट कि आप यूज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. बस इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कर रहे हो, कोई भी अप्लायंस, वो सीधा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, हो सके बहुत नजदीक रखना है तो राइट साइड रखो, बट नॉट डायरेक्टली ओवर द पेसमेकर साइड. जहां पर पेसमेकर इंप्लांट किया है उससे थोड़ा दूर रखना है. अवॉइड ट्रांसमीटर टावर्स एंड एंटी थेफ्ट डिवाइस इन द स्टोर्स. सो टावर्स आपने देखे होंगे, राइट, जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स, तो ट्रांसमीटर टावर से दूर रहना है, उसके पास नहीं जाना है. एंड अगर आप कोई स्टोर में जा रहे हो तो स्टोर में आप देखते हो कि क्लोथ्स के ऊपर कुछ बैजेस लगाए हुए होते हैं कि जिससे वो एंटी थेफ्ट बैज होते हैं कि कोई बाहर ना निकाल कर ले जाए. सो वो एंटी थेफ्ट जो डिवाइसेस है वो भी अपने चेस्ट के और उससे आसपास नहीं रखना है, वरना उसमें भी ट्रांसमिशन होता है. वो वर्क कैसे करता है, कैसे, जैसे ही कोई पर्सन लेकर जाने का निकलने का सोचेगा, इमीडिएटली बर्स्ट होगा. सो इट इज वर्किंग थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उससे दूर रहना है पेशेंट को. Avoid, okay. Instruct the client that if any unusual feeling occurs when near any electrical device, to move 5 to 10 feet away and check the pulse. पेशेंट ने, चलो पेशेंट को पता नहीं था, पेशेंट कितना याद रखेगा इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, पेशेंट को नहीं पता था, और अचानक कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस के आसपास आ गया पेशेंट, पर पेशेंट को अचानक से कुछ अजीब फीलिंग आने लगी, अगर कुछ फीलिंग अनयूजुअल फीलिंग आने लगी, तो इमीडिएटली जो भी डिवाइस है आसपास उससे दूर हट जाओ, 5 से 10 फीट दूर हट जाओ, एंड अपनी पल्स चेक करो वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. एंड पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना तो बनेगा ही. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ द डिवाइस. फिर फंक्शन, अब वो डिवाइस फंक्शन कैसे कर रहा है, चालू है, बंद हो गया, सो हमने देखा था कि पेशेंट घर पे भी चेक कर सकता है, तो पेशेंट को वो सिखाना होगा कि कैसे चेक करना है. सो वो पेशेंट घर पे भी चेक कर लेगा कि हाँ वो अच्छे से काम कर रहा है, बंद नहीं हो गया है. Emphasize the importance of follow up with PSCP. पेशेंट को रेगुलरली पीएचसीपी का फॉलो अप तो लेना ही पड़ेगा, एवरी 2 मंथ्स एवरी 6 मंथ्स रेगुलर फॉलो अप लेना पड़ेगा. Use cell phones on the side opposite the pacemaker. Do not carry the cell phones in a pocket directly over the pacemaker. So जो मोबाइल फोन आते हैं वो भी वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही वर्क करते हैं. सो डायरेक्टली लेफ्ट साइड के पॉकेट में पेशेंट नहीं रख सकता. अगर ऊपर के पॉकेट में रखना है तो राइट साइड रखे या तो नीचे पॉकेट में रखे, बट नॉट डायरेक्टली ओवर द पेसमेकर साइड. सो ये सारी चीज ध्यान रखनी होगी. पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को सीपीआर आना चाहिए, मेडिकल केयर कैसे एक्सेस करनी है, वो पॉइंट जो हमने पहले देखे तो वो इसमें भी आप एजुकेट कर सकते हो. सो ये सारी चीजें पेशेंट को आपको सिखानी होगी.
ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट पेसमेकर. हमने टेम्पररी परमानेंट दोनों देख लिया. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिजीज हो रहा है. सो उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ कोरोनरी आर्टरी? व्हाट इज द कॉमन डिजीज ऑफ कोरोनरी आर्टरी? Atherosclerosis, plaque formation, that is the common problem. So coronary artery disease is a narrowing or obstruction of one or more coronary arteries as a result of atherosclerosis, in which there is an accumulation of lipid containing plaque in the arteries. Coronary artery disease happens because of atherosclerosis. So उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो आर्टरी नैरो हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. एंड एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या? सो देयर इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इनटू द आर्टरी. एक भी हो सकती है ऑक्लूड, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. सो देयर इज एन फिगर, देयर इज वन फिगर 53.11 जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का प्रोग्रेशन दिखाया है. पहले एक इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट इमेज इज अबाउट इंट्रोडक्शन. जो भी हमारी आर्टरीज है, वेसल्स है, उसमें इंजरी होती है तो इंजरी की वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा. डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की सारी फौज आ जाएगी वहां पर रिपेयर करने के लिए, राइट? सो इंजरी होती कैसे है आर्टरीज में या वेसल्स में? इंजरी कौन से रीजंस की वजह से होती है? सो दिस आर द कॉजेस. हीमोडायनेमिक फैक्टर्स, ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हो सकता है. देन हाइपर होमोसिस्टीनेमिया. होमोसिस्टीन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करने में हेल्पफुल है, जस्ट लाइक हिस्टामाइन. सो अगर ज्यादा होमोसिस्टीन हो गया ब्लड के अंदर, सो ज्यादा इंफ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेगा और इंजरी मतलब हो सकती है. हाइपर लिपिडीमिया, एक्सेस लिपिड हो जाता है वेसल्स में तो भी वो डैमेज हो सकता है. एंडोथेलियल लेयर है वो आर्टरी का, वेसल का, कोई भी वेसल का डैमेज हो सकता है. हाइपरटेंशन, अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा आर्टरीज के अंदर तो भी वो डैमेज हो सकता है, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है. इम्यून रिएक्शन, पेशेंट की इम्यूनिटी अटैक कर रही है, इम्यून रिएक्शन की वजह से भी आर्टरी डैमेज हो सकती है. स्मोकिंग की वजह से, कुछ टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स मतलब मेडिकेशंस के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं. एंड सम वायरसेस अगर वो एंटर कर गए ब्लड सर्कुलेशन में तो इट, सम वायरसेस हैव टेंडेंसी टू डैमेज द एंडोथेलियल लेयर ऑफ आर्टरी. एंड एक बार वो डैमेज हो गया फिर वहां पर रिस्पॉन्स जनरेट होगा. रिस्पॉन्स टू इंजरी में क्या होता है? मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, सब कुछ वहां पर आ जाएगा एंड रिपेयरिंग काम स्टार्ट कर देगा. बट वो वहां पर अक्यूमुलेट होगा तो क्लॉट फॉर्मेशन भी तो होगा. सो दिस हैपेंस. सो ये जो इमेज है आपको इमेज में दिख रहा होगा, देयर इज नॉर्मल, ये जो है वो नॉर्मल है और इसमें डैमेज एंडोथेलियम दिखाया है कि डैमेज हो गया है. तो वहां पर देखो मोनोसाइट्स आ गए हैं, मैक्रोफेजिस आ गया है, ये प्लेटलेट्स है, सो वो सब आ गया है. एंड डैमेज क्यों हुआ है? ड्यू टू लिपिड. वहां पर लिपिड प्रेजेंट है आर्टरीज में, सो लिपिड की वजह से डैमेज हुआ है. वहां पर प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी की फौज, सब कुछ आ गया है. मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस आर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. सो इसके लेयर्स दिखाए गए हैं कि सबसे अंदर का लेयर है, जो अंदर का रेड लेयर है, दैट इज एंडोथेलियम. एंडोथेलियम के ऊपर एक कवरिंग है, इनर कवरिंग, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा. उसके बीच वाला जो मिडल लेयर है, ये थिक पोर्शन है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया. और उस सबसे बाहर का लेयर है, दैट इज एडवेंटिशिया. ये आर्टरीज के वेसल्स के लेयर है और सबसे अंदर का लेयर है एंडोथेलियम, राइट? सो ये ऐसे होता है नॉर्मली जब भी इंजरी होती है. दिस आर द कॉजेस ऑफ इंजरी. ये सारे कॉजेस में सेम रिएक्शन होगा. तो अभी हम देखेंगे वो कॉज मेन होगा लिपिड्स की वजह से, ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल. सो होता क्या है? दिस इज स्टेप बाय स्टेप. दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3. ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है. स्टेप 1 में क्या हुआ? पेशेंट की बॉडी में लिपिड ज्यादा हो गया है, राइट? सो वहां पर लिपिड अक्यूमुलेशन हो गया. यू कैन सी हियर कि ये सारा लिपिड, राइट? सो क्या हुआ? इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट हुआ एंड वहां पर मैक्रोफेजिस आ गए, प्लेटलेट आ गई, सब कुछ आ गया. सो मैक्रोफेजिस ने क्या किया? लिपिड्स को इंजेस्ट करना स्टार्ट किया, एनगल्फ करना, खाना स्टार्ट किया. सो मैक्रोफेजिस कैसे हो गए? फोमी हो गए, लाइक फ्रॉथी हो जाते हैं ना, वैसे फोमी मैक्रोफेजिस हो गए. ये जो है वो लिपिड को खा रहे हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिकॉज उनको लिपिड निकालना है. सो उन्होंने लिपिड को इंजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड दे बिकम फोमी मैक्रोफेज. फिर प्लेटलेट्स अटैच हो गई एंडोथेलियम से. ये देखो
ये प्लेटलेट है वो अटैच होना स्टार्ट हो गई है, रिपेयरिंग प्रोसेस सारी चल रही है, लिपिड ऑलरेडी अक्यूमुलेशन हुआ है वहां पर, एंड माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल इनटू द इंटीमा। सो ये जो स्मूथ मसल्स है वो सारे अब माइग्रेट होके अंदर जा रहे हैं, एंडोथीलियल, उसके बाद इंटीमा लेयर था। सो अब ये सारे स्मूथ मसल्स है वो लाइक रिपेयरिंग काम कर रहे हैं, तो वो अंदर तक जा रहे हैं, राइट। एंड देर इज ऑल्सो फाइब्रोब्लास्ट, वहां पर फाइब्रोब्लास्ट भी आ गए हैं। इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप में लिपिड अक्यूमुलेशन की वजह से ये सब रिपेयरिंग काम स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर एक फाइब्रस प्लेग बन जाएगा। सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ फाइब्रस प्लेग। हमारी इम्यूनिटी ने क्या किया, ये WBC और उसने एनगल्फ करके उसके ऊपर एक कवरिंग कर दिया, लेयर कर दिया। सो अब ये आगे ना बढ़े, यहाँ पर ही स्टॉप हो जाए। सो देयर इज अ कोलेजन कैप, दैट इज अ फाइब्रस टिश्यू। आप देखो पूरा लिपिड के ऊपर एक कैप जैसा दिख रहा है, यू कैन सी हियर, ये लिपिड है उसके ऊपर पूरा एक कवरिंग कैप जैसा बन गया है। ये कैप का काम क्या है, उस लिपिड को वहां पर ही अटका देना, आगे ना बढ़े। सो ये पूरा फाइब्रोब्लास्ट ये सब बन गया। बट ये प्लेग भी बहुत शातिर है, उसने क्या किया, एक फिशर क्रिएट कर दिया, मतलब एक गैप क्रिएट कर दी। फिशर कर रहा मतलब एक कनेक्शन क्रिएट कर देना। सो फिशर क्रिएट कर दिया और फिर वहां पर लिपिड का एक पूल हो गया, उसने पूरा एक एनकैप्सूल कर दिया है, ये लिपिड का लेयर है उसके ऊपर पूरा कवरिंग हो गया है। लिपिड हैज क्रिएटेड अ फिशर, उसने भी एक रास्ता क्रिएट कर दिया है कि अब वो तो बढ़ के ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। अब थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड लीशन, फिशर क्रिएट हो जाएगा तो इमीडिएटली फिर से वो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, फिशर की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगेन वापस से प्लेटलेट आ जाएगी वहां पर वो स्टॉप करने के लिए, राइट। सो फिर से प्लेटलेट आ गई और अब थ्रोम्बस बन गया है। यू कैन सी हियर कि इतना जो प्लेग था एंड यहाँ पर देखो एक फिशर क्रिएट हो गया है, राइट। सो ब्लीडिंग हो रहा है तो ऊपर ब्लीडिंग को बंद करने के लिए प्लेटलेट आकर क्लॉट बना दे रही है। सो ये इतना ऑलरेडी इतनी तो ब्लॉक थी, उसके ऊपर प्लेटलेट आ गई, सो कितना ज्यादा ब्लॉकेज हो गया। तो कोलेजन कैप धीरे धीरे थीन हो रही थी, वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, लिपिड पुल तो है ही नीचे। सो ये आर्टरी कंप्लीटली एक कॉम्प्लिकेटेड लीजन हो गया है। सो जब भी कोई पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इनिशियली वो लिपिड अक्यूमुलेट होगा तो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, जिसको हम बोलते हैं फैटी स्ट्रीक स्टेज। अभी सब रिपेयरिंग काम चल रहा है, रिपेयरिंग हो जाएगा तो एक फाइब्रस प्लेग बन जाएगा, मतलब वो कवरिंग हो जाएगा। बट वो धीरे 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 वहां पर उसका थीनिंग स्टार्ट हो जाएगा, एक फिशर क्रिएट हो जाएगा, देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सो अगेन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, प्लेटलेट आके सब फिर से उसको बंद करने का ट्राई करेंगे, सो वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आधा ब्लॉकेज प्लेग ने ले लिया, आधा ब्लॉकेज प्लेटलेट ने ले लिया। सो आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई एंड देन ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड। सो इस्केमिया के बाद इंफाक्शन के बाद नेक्रोसिस एंड देन हार्ट फेलियर। अंडरस्टूड द होल प्रोसेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So this happens in a atherosclerosis. This is for your understanding कि ऐसा होता है। The disease causes decreased perfusion. अगर कोई भी पर्सन का एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, सो ये धीरे धीरे होता है, हमने देखा। सो ये डिजीज की वजह से क्या होता है, परफ्यूजन है मायोकार्डियल टिश्यू तक वो डिक्रीज हो जाएगा। So it decreases the perfusion to myocardial tissue and inadequate myocardial oxygen supply, leading to hypertension, angina, dysrhythmias, MI, heart failure and death. अगर मायोकार्डियम को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, सो धीरे धीरे हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर से फ्लो होगा टू इंप्रूव द सर्कुलेशन, राइट। अंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा, डिसरिथमियास हो सकते हैं बिकॉज अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है हार्ट, एमआई इंफेक्शन हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केसेस। सो कोलेटरल सर्कुलेशन भी एक चीज है जो हो सकती है। लेट्स स्टडी अबाउट कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब क्या, मोर देन वन आर्टरी सप्लाइंग अ मसल विथ ब्लड। सो ये हमारी बॉडी की नेचुरल ये एक आर्टरी है जो मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, और धीरे धीरे हमारी बॉडी भी थोड़ी तो स्मार्ट है, अगर ये ब्लॉकेज हो गई है तो नेचुरली कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो गया, मतलब छोटी छोटी। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ रही है अभी। ओके। तो कोलेटरल सर्कुलेशन मींस कि नई आर्टरीज बन गई है, नेचुरली हमारी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, नई छोटी छोटी आर्टरीज बनाई दी है। सो वो जो मायोकार्डियम है उसको ब्लड सप्लाई पहुंचा सके, दिस हैपेंस, कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है
कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप्स over time in response to chronic ischemia. Ischemia मतलब lack of blood, oxygenated blood supply. तो ischemia हुआ, सो बहुत लंबे टाइम से ischemia था, सो हमारी बॉडी ने नई वेसल्स बना दी कि जो कोलेटरल सर्कुलेशन दूसरी जगह से सर्कुलेशन प्रोवाइड कर सके. Therefore, an occlusion of coronary artery in younger individual is more likely to be lethal than in older individual. छोटे लोगों में, यंग इंडिविजुअल्स में अगर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया तो वो ज्यादा खतरनाक है. क्यों? बिकॉज ये कोलेटरल सर्कुलेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होगा. ओल्डर पीपल में है, सो उनका कोलेटरल सर्कुलेशन ऑलरेडी डेवलप हो गया होगा. यंग पीपल में अभी इतना डेवलप नहीं हो गया होगा, उनके पास तो एक ही है. सो यंग पीपल में ये सीएडी है वो ज्यादा लीथल है, जानलेवा है, कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल्स. ओके. Symptoms of ischemia occur when coronary artery is occluded to the point of inadequate blood supply to the cardiac muscles. थोड़ा भी रास्ता होगा, हमने देखा कि अगर फर्स्ट स्टेज में है एथेरोस्क्लेरोसिस तो अभी भी ब्लड सप्लाई तो चालू है, थोड़ा रास्ता क्लियर है, बट जब रास्ता बंद हो जाता है तब धीरे धीरे इस्केमिया डेवलप होगा. Coronary artery narrowing is significant if the lumen diameter of the left main artery is reduced by at least 50% or if any major branch is reduced at least 75%. Narrowing हम कब बोलेंगे कि narrowing हो गया है? 50% तक ब्लॉकेज हो जाए ना, तब हम बोलते हैं narrowing. 30-40 तक तो ब्लड उसमें से निकल के जा पाएगा, बट 50% at least 50% ब्लॉकेज हो गया, then we can consider that it is a narrowing of artery. एंड अगर कोई मेन ब्रांच है उसका 75% भी ब्लॉकेज हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज नैरोइंग ऑफ आर्टरी. द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू ऑल्टर द एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोग्रेशन. मेन हमारा ट्रीटमेंट का गोल क्या है? ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोग्रेशन हो रहा है धीरे धीरे, हमने देखा कि पहले पूल हुआ, फिर ऊपर फाइब्रस कैप्सूल हुआ, फिर पूरा थ्रोम्बस करके पूरा ब्लॉक हो गया. वी डोंट वांट दैट, सो वी वांट टू स्विच दिस. ये हमारा मेन गोल है. 40% ब्लॉकेज में तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, द पेशेंट इज हैविंग ब्लॉकिंग अनलेस एंड अनटिल इको करते हैं तब अर्ली पता चलता है. बट सिम्टम्स कब शो होंगे? जब 50% से ज्यादा ब्लॉक हो जाता है तभी सिम्टम्स शो होते हैं. सो साइन एंड सिम्टम्स, जब भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पॉसिबली नॉर्मल फाइंडिंग ड्यूरिंग एसिम्प्टोमेटिक पीरियड. जब ब्लॉकेज हो रहा था, लिपिड पुल था, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चालू था, तब तक तो कोई सिम्टम्स होंगे ही नहीं. अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, सब कुछ नॉर्मल लगेगा. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा तब सिम्टम्स स्टार्ट होंगे. चेस्ट पेन होगा, पाल्पिटेशंस होंगे, मतलब इतनी ज्यादा हार्ट रेट होगी कि पेशेंट को फील हो पाएगा. डिज्निया होगा पेशेंट को, सिंकोप होगा, चक्कर आ जाएंगे, कॉफ और हिमोप्टिसिस, बहुत ज्यादा कॉफ करेगा, ब्लड इन स्पुटम भी हो सकता है, एंड एक्सेसिव फटीग. पेशेंट बहुत थकान महसूस होगी, बिकॉज हार्ट में नहीं पहुंच रहा है तो सारे ऑर्गन्स में हार्ट सप्लाई कैसे कर पाएगा? सो ये प्रॉब्लम होगा. हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को नहीं मिल रहा है तो हार्ट काम नहीं कर रहा है. नाउ हाउ टू डू द डायग्नोस्टिक टेस्ट? पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो पता कैसे चलेगा? सो एक तो ईसीजी से पता चल सकता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से. आपने देखा होगा, आपके पास आपने हॉस्पिटल में एमआई वाले पेशेंट देखे होंगे, सो उसमें लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, व्हाट इज दिस? स्टेमाई लिखा होता है, राइट? एमआई वाले पेशेंट में. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऐसा देखा है ना पेशेंट, एमआई में ऐसा लिखा होता है पेशेंट को स्टेमाई है कि नहीं है. सो व्हाट इज दिस? एसटी एलिवेशन एमआई. एसटी सेगमेंट है ना जो, सो एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगी विथ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सो इसीलिए उसको स्टेमाई बोलते हैं. एसटी एलिवेशन एमआई है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है. सो ईसीजी से पता चल गया कि पेशेंट को एमआई है कि नहीं. व्हेन ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड एंड इस्केमिया अकर्स, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन. देखो, अगर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो. अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, इस्केमिया हो जाता है, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इस्केमिया होगा, इस्केमिया के बाद इंफाक्शन होता है, इंफाक्शन के बाद नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्रोसिस हो गया मतलब वो अभी रिवर्सिबल नहीं है, हार्ट फेलियर ही होगा. इस्केमिया रिवर्सिबल है, ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा तो इस्केमिया ठीक हो जाएगा. बट ब्लड सप्लाई लंबे टाइम से बंद है तो इस्केमिया में से इंफाक्शन हो जाएगा, वो सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, डैमेज होके डेथ हो जाएगा, दैट इज नेक्रोसिस, राइट? सो अभी इस्केमिया हुआ है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है तो इस्केमिया हुआ है. इस्केमिया होगा तो एसटी सेगमेंट कैसी होगी? डिप्रेस होगी, नीचे जाएगी.
एंड टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा. सो बम की जगह वो भी उल्टी हो जाएगी, टी वेव इन्वर्जन होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा. और बोथ आर नोटेड, एक देखने को मिलेगा या दोनों देखने को मिलेगा. एसटी सेगमेंट रिटर्न्स टू नॉर्मल व्हेन द ब्लड फ्लो रिटर्न. अब ब्लड फ्लो चालू हो गया, बंद हो गया था इसलिए डिप्रेस हो गया, ब्लड फ्लो चालू हो गया तो फिर से एसटी सेगमेंट नॉर्मल हो जाएगा. विथ इन्फाक्शन, अब हो गया है इन्फाक्शन, इस्केमिया के बाद इन्फाक्शन हुआ. इन्फाक्शन मतलब सेल इंजरी हो गई है. सो इट रिजल्ट्स इन एसटी सेगमेंट एलिवेशन. इस्केमिया में डिप्रेशन होता है, इन्फाक्शन में एलिवेशन हो जाएगा. एंड फॉलोड बाय टी वेव इन्वर्जन एंड एबनॉर्मल क्यू वेव आल्सो. सो ईसीजी से पता चल जाएगा कि इस्केमिया है कि इन्फाक्शन है. पेशेंट का ईसीजी किया, एसटी सेगमेंट डिप्रेस है, मतलब इस्केमिया है. अगर ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बट एक बार सेल इंजरी हो गई मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगी. इट इंडिकेट्स देयर इज एन इन्फंक्शन. अब एमआई है, इस्केमिया में हम एमआई नहीं बोल सकते, मायोकार्डियल इस्केमिया नहीं है, मायोकार्डियल इन्फंक्शन है. सो इन्फंक्शन में एमआई में एसटी एलिवेशन होता है. देन धीरे धीरे टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा एंड क्यू वेव भी एबनॉर्मल हो जाएगी. गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके. सो एक है ईसीजी, दूसरा क्या है कार्डियक कैथेटराइजेशन. मतलब एंजियोग्राफी से भी पता चल जाएगा ब्लॉकेज है क्या है, कितना ब्लॉकेज है. सो कार्डियक कैथेटराइजेशन शोज द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक रीजन. है तो कितना है, 60%, 70%, 50%, 40%, कितना ब्लॉकेज है वो भी बता देगा हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन. नेक्स्ट ब्लड लिपिड लेवल. पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल, ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से भी पता चल जाएगा. कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस होने के रिस्क ज्यादा है. सो ब्लड लिपिड लेवल्स में बी एलिवेटेड. जो भी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस सीएडी होगा तो ब्लड लिपिड ज्यादा ही होंगे, तभी तो ये हुआ है प्रॉब्लम. सो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन में बी प्रिस्क्राइब to reduce the development of atherosclerotic plaques. कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें मेडिकेशंस देनी होगी कि ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके. सो ये 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जिससे हमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट है इंटरवेंशन. अब हमें पता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो क्या करना है? Assist the client to identify modifiable risk factors and to set goals to promote healthy lifestyle changes. पेशेंट को कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं. लाइक एज वी कैन नॉट मॉडिफाई, एज कम कर सकते हैं नो, बट डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं, वेट मॉडिफाई कर सकते हैं. सो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है सो वो हमें चेंज करने हैं, गोल्स सेट करने हैं कि पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करे. Assist the client to identify the barriers to adherence with the therapeutic plan and to identify methods to overcome barriers. Now पेशेंट को हमने सिखा दिया कि आपको ये लेना है वो लेना है, बट फिर भी पेशेंट नहीं कर रहा है. सो कहाँ पर प्रॉब्लम है, व्हाट इज द बैरियर कि पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट नहीं कर पा रहा है. सो वो बैरियर आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करनी है. एंड क्या आप वो बैरियर से कैसे ओवरकम कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो. सो बैरियर को भी ओवरकम करने में हेल्प करना होगा. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट regarding a low calorie, low sodium, low cholesterol and low fat diet with an increase in dietary fiber. This is healthy diet. पेशेंट को बोलना है लो कैलोरी डाइट लो, लो सोडियम डाइट लो विच इज गुड फॉर हार्ट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना है, लो फैट डाइट लेना है. So, and dietary fiber, fiber rich, high fiber diet लेना होगा. Stress the dietary changes should be incorporated for the rest of the client's life. Yes, ये जो डाइट चेंजेस किए हैं वो लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने किया फिर वापस से नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम के लिए ये चेंजेस होंगे. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. सो मेडिकेशन है वो भी रेगुलरली लेनी होगी. Provide community resources to the client regarding exercise, smoking cessation, stress reduction as appropriate. Okay, community resources मतलब NGOs ऐसा कुछ होगा जो पेशेंट को हेल्प करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड, स्मोकिंग बंद करने के रिलेटेड, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए जो वो सब हेल्प करेंगे. सो वो रिसोर्सेज भी आप पेशेंट को बोल सकते हो कि यू कैन एक्सेस दिस आर द रिसोर्सेज. देखिए पूरा एनजीओ होता है ऐसे सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए. ओके, नेक्स्ट ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं जनरल. सर्जिकल प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, वी नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. पीटीसीए कर सकते हैं, बलून एंजियोप्लास्टी टू कंप्रेस द प्लेग अगेंस्ट द वॉल ऑफ
आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करने के लिए पीटीसीए बलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, लेजर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें वेपराइज हो जाएगा प्लेग, एथिरेक्टोमी कर सकते हैं जिसमें प्लेग रिमूव हो जाएगा, स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं, वेस्कुलर स्टेंट, कि जिससे आर्टरी बंद नहीं होगी, नैरो नहीं होगी, स्टेनोसिस नहीं होगा, रीस्टेनोसिस नहीं होगा। एंड लास्ट में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सीएबीजी भी कर सकते हैं अगर ऑक्लूड ज्यादा है एंड ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सो दिस आर द ऑप्शन, सारी नहीं, जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। मेडिकेशन कौन सी दे सकते हैं जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज अ नाइट्रेट। सो नाइट्रेट दे सकते हैं, उसका काम क्या है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करना एंड प्री लोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीज करना। प्री लोड मतलब हार्ट में जितना ब्लड आ रहा है, हार्ट के में से जितना ब्लड जा रहा है, सो जो लोड है वो कम करना है हमें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, सीसीबी, टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज एंड रिड्यूस द वेजोस्पाज्म। कैल्शियम चैनल से वो वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता था। सो सीसीबीज हम एंटी हाइपरटेंसिव में भी देते हैं। सीसीबीज मतलब डिपिन वाली जो मेडिकेशन है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, सो पीन वाली मेडिकेशन हम देंगे तो वेजोस्पाज्म नहीं होगा, वो डायलेटेड ही रहेगी, कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन हम दे सकते हैं टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स, वो कम करने के लिए दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। सो ये सारी मेडिकेशन हम दे सकते हैं अगर पेशेंट को सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट कंडीशन है एंजाइना। एंजाइना मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंजाइना? चेस्ट पेन। चेस्ट पेन। सो इट इज अ साइन, चेस्ट पेन है। सो एंजाइना मतलब चेस्ट पेन है। सो एंजाइना इज अ चेस्ट पेन। होता क्यों है? रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्केमिया caused by inadequate myocardial blood and oxygen supply। सब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को नहीं मिलता है तो वहां पर पेन सेंसेशन होगा जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, स्पेसिफिक चेस्ट पेन। एंजाइना इज caused by imbalance between oxygen supply and demand। जब imbalance क्रिएट होता है, हार्ट की डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बट उतना सप्लाई नहीं है, सो जब उसमें वेरिएशन इम्बैलेंस हो जाता है, जितना डिमांड है, जितना हार्ट को चाहिए उतना मिलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी में बट हार्ट को उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया, तब प्रॉब्लम होगा। सो व्हेनेवर देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, पेशेंट को एक्सपीरियंस होगा एंजाइना। कॉजेस इंक्लूड, अब एंजाइना होता क्यों है? सो कॉजेस इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। जब कोरोनरी ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्यों होता है ऑब्स्ट्रक्ट? इन एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म में भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है एंड कंडीशन इंक्रीजिंग द मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। चलो सब कुछ नॉर्मल है बट पेशेंट ने ज्यादा एक्सरसाइज कर दी, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ी बट उतना नहीं मिल पा रहा है पेशेंट, तब भी ये चेस्ट पेन पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। ना उसको एथेरोस्क्लेरोसिस है ना स्पाज्म हो रहा है बट डिमांड सिर्फ बढ़ गई है एंड बॉडी में उतना ब्लड नहीं था या ऑक्सीजन नहीं था तो भी ये पेशेंट एक्सपीरियंस कर पाएगा। नेक्स्ट, दैट इज द रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर इज द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना इज टू प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम एक्यूट अटैक। हमारा मेन गोल क्या है एंजाइना के लिए? जो अटैक हो रहा है, पेन हो रहा है, वो सिर्फ रिलीव करना है एंड करेक्ट द इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है सप्लाई एंड डिमांड पे, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया, सो वो इम्बैलेंस को करेक्ट करना है एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज एंड फर्दर अटैक्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एमआई। सो हमें इस्केमिया हुआ इसीलिए पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, वी डोंट वांट कि इन्फेक्शन हो जाए, इस्केमिया में से इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट कि एमआई हो। सो हमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी है कि जिससे ये जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सके एंड जो एमआई का रिस्क था कि फर्दर ऐसे एंजाइना अटैक्स है तो वो हम ठीक कर सके, रिड्यूस कर सके, वी डोंट वांट कि फर्दर ऐसा कुछ हो। सो दिस इज अबाउट एंजाइना। नाउ एंजाइना के भी टाइप्स है, पैटर्न्स है। there are I guess 4 patterns, yes 4 patterns है, stable angina, unstable angina, variant angina and intractable angina। so उसका डिफरेंस क्या है? लेट्स स्टडी स्टेबल एंजाइना। सो नेम से ही पता चल सकता है इट इज स्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना, हाईली प्रिडिक्टेबल, आपको पता है कि ये होगा ये होगा, आप प्रिडिक्शन लगा पाओगे, सो ऐसा है स्टेबल एंजाइना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सर्शनल एंजाइना।
एक्सर्शनल भी एंजाइना भी बोलते हैं। एक्सर्शनल एंजाइना मतलब एक्टिविटी करने के साथ हो सकता है। सो होगा कैसे, क्या होता है, इट अकर्स विथ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस रिलीव्ड विथ रेस्ट और एनटीजी। पेशेंट को अगर एंजाइना है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो क्यों होगा, जब पेशेंट कुछ एक्टिविटी करेगा, एक्सर्शन करेगा या इमोशनल स्ट्रेस में होगा, तब मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, बट उतना है नहीं, तब पेशेंट को ये स्टेबल एंजाइना एक्सपीरियंस होगा, चेस्ट पेन एक्सपीरियंस होगा। बट पेशेंट रेस्ट करेगा तो ठीक भी हो जाएगा, या तो मेडिसिन देगा एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, तो भी ठीक हो जाएगा, पेशेंट को पेन चला जाएगा। usually has a stable pattern of onset, duration, severity and relieving factors. ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसकी एक स्टेबल पैटर्न होगी। ऑनसेट, पेशेंट को पता ही होगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट को पता है कि वो 2 फ्लोर चढ़ेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा, उसका ऑनसेट पता है पेशेंट को, एक स्टेबल पैटर्न होगी कि ये करने पर होगा। ड्यूरेशन भी पता है, पेशेंट को पता भी होगा कि 5 मिनट के लिए होने ही वाला है, होगा। सो ड्यूरेशन भी पता है, सीवियरिटी भी पता है कि कितना पेन होगा, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना होगा। एंड रिलीविंग फैक्टर्स भी हमें पता है कि रेस्ट करोगे तो ठीक भी हो जाएगा। सब कुछ स्टेबल है, हमें ऑनसेट भी पता है क्यों होता है, ड्यूरेशन कितनी चलती है ये एंजाइना की वो भी पता है, पेन की सिवियरिटी पेन की कैसी होगी वो भी हमें पता है, एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, हम क्या करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो भी हमें भी पता होगा, पेशेंट को भी पता होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेबल एंजाइना। इन ऑपोजिट टू दैट अनस्टेबल एंजाइना मतलब we cannot predict the things, right? So उसको हम प्री इन्फार्क्शन एंजाइना भी बोल सकते हैं। एंजाइना क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। सो पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हुआ, सो दैट इज स्टेबल एंजाइना। बट अब धीरे धीरे इसके में इतना बढ़ गया है कि अभी इन्फार्क्शन होने वाला है, मतलब सेल इंजरी होने वाली। सो उसके पहले जो एंजाइना पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। that is why another name of unstable angina is pre-infarction angina. It is associated with worsening cardiac ischemia. So ischemia इतना वर्स हो गया है, इसकी वजह से पेशेंट को अनस्टेबल चेस्ट पेन हो रहा है। So उसमें क्या होगा, it occurs with unpredictable degrees of exertion or emotion and increase in occurrence, duration and severity over time. इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या करने से होगा। पहला हमें पता है कि पेशेंट इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा तो उसको एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा, सो हम वो प्रिवेंट करेंगे। इसमें हमें नहीं पता है कि कितना एक्सर्शन पर, कितने इमोशनल स्ट्रेस में पेशेंट को पेन होगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द थिंग्स, एंड ओवर द टाइम धीरे धीरे उसका अकरेंस भी बढ़ेगा। मतलब पहले पेशेंट को क्या था कि इतनी ही चीज करने से पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था, अब उससे कम भी करेगा तो भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो अकरेंस भी बढ़ गया, ड्यूरेशन भी बढ़ गई। पहले पेशेंट को 5 मिनट के लिए चेस्ट पेन होता था, अब धीरे धीरे 15 मिनट्स, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ड्यूरेशन भी बढ़ रही है चेस्ट पेन की, एंड सीवियरिटी भी बढ़ेगी। सो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता रहेगा, एंड इट लास्ट लॉन्गर देन 15 मिनट्स। स्टेबल वाला शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 मिनट्स के लिए होता है जनरली, बट अनस्टेबल 15 मिनट्स तक भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड पेन में नॉट बी रिलीव्ड बाय एनटीजी। उसमें हमें पता था कि हम एनटीजी देंगे या रेस्ट करवाएंगे तो भी रिलीव हो जाएगा, इसमें आप एंटीजी दोगे तो भी पेन रिलीव नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना दूसरा नाम है प्रिंस मेटल्स और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। वो पहला नाम याद नहीं रहेगा, दूसरा नाम से पता चल जाएगा कि इसमें वेजल स्पाज्म होने की वजह से एंजाइना हो रहा है। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। सडनली कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गया, स्पाज्म मतलब नैरो हो गया, तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। मे अकर एट रेस्ट। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म जरूरी नहीं है कि वर्क करते वक्त हो, पेशेंट शांति से ऐसे सो रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, तब भी हो सकता है। सो पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन एक्सपीरियंस होगा। अटैक्स मे बी एसोसिएटेड विद एसटी सेगमेंट एलिवेशन नोटेड ऑन ईसीजी। सो जब अटैक आएगा पेशेंट को अचानक से ये वेरिएंट एंजाइना एक्सपीरियंस करेगा, और आप ईसीजी करोगे तो ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को भी मिलेगा। सो इन शॉर्ट वेरिएंट एंजाइना मतलब क्या, कि पेशेंट का वेजोस्पाज्म हो गया है और पेशेंट को उसकी वजह से पेन हुआ, दैट्स इट। एंड इंट्रैक्टेबल एंजाइना, इंट्रैक्टेबल एंजाइना मतलब आप कितना भी कर लो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट ट्रीटेबल, so that is intractable angina. It is a chronic type of chest pain. It is chronic incapacitating chest pain unresponsive to intervention. पेशेंट को ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है, आपने रेस्ट करवाया, एनटीजी दिया, सब दिया, पर फिर भी कुछ भी असर नहीं कर रहा है पेशेंट को। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिंग एट ऑल विद द इंटरवेंशन, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सो
क्रोनिक है, लंबे टाइम से मतलब पेशेंट को ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेस्ट पेन: स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट एंड इंट्रैक्टेबल. अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके. साइन एंड सिम्टम्स एंजाइना के क्या है? सो ये जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन, तो फर्स्ट मेन सिम्टम पेन ही होगा. सो सेम ही बॉक्स में भी सेम है, टेबल जो 53.1 में जो बॉक्स है वो उसमें सेम ही लिखा है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द डिस्क्रिप्शन. पेन कैन डेवलप स्लोली और क्विकली. धीरे धीरे पेन डेवलप होगा, या तो अचानक से जैसे अटैक आया हो वैसा पेन हो सकता है, क्विकली भी हो सकता है, स्लोली भी हो सकता है. पेन यूजुअली इज डिस्क्राइब्ड एज माइल्ड और मॉडरेट. पेन माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, या मॉडरेट भी हो सकता है. सबस्टर्नल क्रशिंग स्क्वीजिंग पेन में अकर. पेन की क्वालिटी कैसी होगी? सो सबस्टर्नल, स्टर्नम के नीचे पेन हो रहा होगा वैसा पेन होगा. क्रशिंग पेन, लाइक कुछ क्रश हो रहा है, कुछ स्क्वीज हो रहा है, वैसा पेन पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा. दिस इज द क्वालिटी ऑफ पेन. पेन में रेडिएट टू द शोल्डर, आर्म्स, जॉ एंड बैक. वो जो पेन है चेस्ट पेन, फिर धीरे धीरे रेडिएट होके शोल्डर्स पर जाएगा, पूरा लेफ्ट आर्म तक जाएगा, देन जॉ तक जा सकता है, मतलब नेक से होकर जॉ तक जा सकता है, एंड बैक में भी जा सकता है. सो पूरा पेन ऐसे रेडिएट होगा. ओके, देन पेन इंटेंसिटी इज अनअफेक्टेड बाय इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ओके, इसमें इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का कुछ लेना देना नहीं है. लाइक पेशेंट इनहेल करे तो पेन बढ़ता है, एक्सेल करे तो कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो एनी, द इंटेंसिटी इज अनअफेक्टेड विथ इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन. कुछ अफेक्ट नहीं होंगे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से. Pain usually lasts less than 5 minutes but may last 15 to 20 minutes. यूजुअली एंजाइना पेन, स्टेबल एंजाइना में लेस देन 5 मिनट्स होता है, बट अगर अनस्टेबल है, दूसरा है, तो फिर 15 या उससे ज्यादा 20 मिनट्स तक भी वो चल सकता है. एंड पेन इज रिलीव्ड बाय एनटीजी और रेस्ट. स्टेबल वाला होगा तो एनटीजी दोगे और रेस्ट करवाओगे तो रिलीव भी हो जाएगा. अगर आपने इमरजेंसी में कोई पेशेंट देखा होगा चेस्ट पेन वाला, तो डॉक्टर्स सबलिंगुअल एनटीजी देते हैं टंग के नीचे, सो वो इजीली फटाफट डिसॉल्व हो जाएगी और इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा. सो एनटीजी देने से, और पेशेंट को थोड़ी देर सुला देते हैं, अगर लगता है तो हम ऑक्सीजन भी दे देते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा, पेशेंट का पेन ठीक हो जाएगा. सो एक साइन है मेन पेन, कैसा पेन होता है वो हमने देखा. दूसरा क्या होगा? डिज्निया होगा, पेशेंट पेल हो जाएगा, एकदम से स्वेटिंग, पर्सपिरेशन हो जाएगा, पसीना पसीना छूट जाएगा पेशेंट को. पाल्पिटेशंस होगा, टेकीकार्डिया होगा, डिजीनेस एंड सिंकोप हो सकता है, चक्कर आ जाएंगे पेशेंट को. हाइपरटेंशन हो सकता है, बिकॉज हार्ट इज कंपेंसेटिंग, रिस्पॉन्स बढ़ा रहा है, मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, सो हार्ट रेट बढ़ गई है एंड हाइपरटेंशन हो गया है. एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, कुछ बार हर पेशेंट को डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बट कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक ब्लॉटिंग हो जाना, गैस फॉर्मेशन, नोजिएटेड होना, एसिडिटी जैसा, ये सारे डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं. एंड दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स. अब डायग्नोस्टिक स्टडी कैसे करेंगे? पेशेंट को एंजाइना है, एंजाइना मेन क्यों होता है? 3 रीजन से होता था. एक तो वेजोस्पाज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड तीसरा क्या था? व्हाट वाज द थर्ड? ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑल्टर हो जाना. सो वो 3 रीजन से होता है. सो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है. सबसे ज्यादा कॉमनली तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होता है. सो ईसीजी करने से पता चल जाएगा. रीडिंग्स आर नॉर्मल ड्यूरिंग रेस्ट. जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा तब रीडिंग्स नॉर्मल होंगे. विथ एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ पेन. इस्केमिया के वक्त पेन होता है, और इस्केमिया में एसटी एलिवेशन नहीं होता है, एसटी डिप्रेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन होता है. सो हमें जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है, पेन नहीं है, तब नॉर्मल होगा, बट जब पेशेंट को एंजाइना है तब एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन होगा. स्ट्रेस टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं. स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब, ऑनलाइन स्टूडेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब एक्टिविटी करो एक्सरसाइज. हाँ, टीएसटी, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट हम यूज कर सकते हैं. सो चेस्ट पेन और चेंजेस इन द ईसीजी और वाइटल साइंस ड्यूरिंग टेस्टिंग में इंडिकेट इस्केमिया. अगर पेशेंट को आप ट्रेडमिल टीएसटी करवा रहे हो
एंड ड्यूरिंग द टीएसटी पेशेंट को चेस्ट पेन होना लग गया, ईसीजी चेंजेस हो गए, वाइटल साइंस चेंज हुए, दिस इंडिकेट्स कि पेशेंट को इस्केमिया हुआ। हमने मायोकार्डियम की डिमांड बढ़ा दी ऑक्सीजन की, बट उतना मिला नहीं, सो इमीडिएटली ये रिएक्शंस हो जाएंगे। देन ट्रोपोनिन एंड कार्डियक एंजाइम लेवल्स, जो कार्डियक मार्कर्स है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CKMB, ये सारे जो कार्डियक मार्कर्स थे उसका टेस्ट करेंगे। सो वो एबनॉर्मल होंगे कि नॉर्मल होंगे? एबनॉर्मल होंगे कि नॉर्मल? वी हैव स्टडीड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट कि ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एलिवेट हो जाता है, CKMB एलिवेट हो जाता है whenever there is a myocardial injury. तो वो नॉर्मल कैसे होंगे? हमने स्टडी किया था ना कि मायोकार्डियल इंजरी होता है तो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CKMB वो सब लेवल एलिवेट हो जाते हैं, एंड दिस इंडिकेट्स MI। तो फिर वो नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन। ઇસ્કેમિયા થયું છે હજુ ઇન્જુરી નથી થઈ એટલે यस, पेशेंट इज हैविंग इस्केमिया, इस्केमिया में एंजाइना होगा, इंजरी हो जाएगी तब तो MI कहेंगे, तब हम देख सकते हैं कि ट्रोपोनिन और अदर कार्डियक मार्कर्स एलिवेट है। तो अभी हम एंजाइना में चेक करेंगे तो वो नॉर्मल ही होगा, एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन करोगे तो हमें डेफिनेटिव कॉज पता चलेगा। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ब्लॉकेज है नहीं है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता चल जाएगा। अगर ब्लॉकेज है तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ इसकी वजह से पेशेंट को एंजाइना हो रहा है। ओके, सो ये हमने डायग्नोस्टिक टेक्निक्स देख ली। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? सो देयर आर 2 फेजेस। इमीडिएट मैनेजमेंट, मतलब आपके पास यू आर इमरजेंसी नर्स, आपके पास कोई पेशेंट आया है एंजाइना की कंप्लेंट लेके, चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके, सो ड्यूरिंग दैट इमीडिएट फेज क्या मैनेजमेंट करना है? असेस पेन, इंस्टीट्यूट पेन रिलीफ मेजर। पेन असेस करो, पेन कैसा हो रहा है, कहां पर हो रहा है, चेस्ट पेन है कि हार्ट बर्न का पेन है, क्या है? सो पेन असेसमेंट, असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सीधा पेशेंट ऐसा बोले मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और एनटीजी आप नहीं दे सकते, यू हैव टू असेस द पेन फर्स्ट एंड देन इंस्टीट्यूट द पेन रिलीफ मेजर्स। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय नेजल कैन्युला एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑक्सीजन जितना हम बढ़ाएंगे, मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, पेन बंद हो जाएगा। सो ऑक्सीजन देना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग एंड एनटीजी as prescribed to dilate the coronary arteries. फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीजी दे देंगे सबलिंगुअल, सो कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी, एंड कार्डियक मॉनिटर पर भी रखना है टू चेक द रिदम्स। अगर प्रॉब्लम हो गया तो डिसरिथमिया भी हो सकता है, सो वो कार्डियक मॉनिटरिंग पर रख देना है। रिड्यूस द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम एंड रिलीव द चेस्ट पेन। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिमांड हम कम कर देंगे तो मायोकार्डियम शांत हो जाएगा, पेन बंद हो जाएगा। Ensure that bed rest is maintained. Place the client in a semi-forward position and stay with the client. जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पेशेंट को बेड रेस्ट करवा देना है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे सो मैक्सिमम ऑक्सीजन ले सके पेशेंट। हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन भी दिया है, एनटीजी भी दे दी, अब पेशेंट का पेन चला जाएगा, बट फिर भी एक बार हमें 12 लीड ईसीजी लेना होगा एंड आईवी एक्सेस स्टार्ट करना है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आईवी से हम इंटरवेंशन कर सके तो आईवी भी ले लेना है। ये इमीडिएट मैनेजमेंट हुआ। नेक्स्ट है फॉलोइंग द एक्यूट एपिसोड। अब पेशेंट स्टेबल हो गया, अब पेशेंट लाइक जो पसीना छूट रहा था वो सब कुछ नॉर्मल हो गया, पेशेंट इज स्टेबल नाउ। सो तब क्या करना है? अब पेशेंट एक बार स्टेबल हो गया, पेन चला गया, एक्यूट एपिसोड जो पेन का एक्यूट एपिसोड था वो ठीक हो गया, तो क्या करना है? सो हमने देखा कि क्या इंटरवेंशन करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरी में देखा इंटरवेंशन की, पेशेंट की चेक करनी है क्या है, सारी इंटरवेंशन हम सेम करेंगे। आसिस द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई एंजाइना प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स, मतलब एंजाइना क्यों हुआ, आप क्या एक्टिविटी कर रहे थे कि आपका मायोकार्डियल डिमांड बढ़ गया, सो नेक्स्ट टाइम वो एक्टिविटी नहीं करनी है, राइट? सो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। पेशेंट को पूछेंगे क्या कर रहे थे और अचानक से ये हुआ, तो अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ था तो पेशेंट को बोलना है कि ये चीज नेक्स्ट टाइम अवॉइड करनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्टॉप एक्टिविटी एंड रेस्ट if chest pain occurs and to sit down and take a NTG as prescribed. The client is usually instructed to call emergency medical services if the NTG does not relieve the pain, and many PCP recommend that the client also chew an aspirin. Okay. पेशेंट को बोलना है घर पे, ये एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है, तो पेशेंट को घर पे बोलना है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, सडनली चेस्ट पेन हो रहा है तो वहां पर बैठ जाओ एंड पहले ही एनटीजी ले लो। जो एनटीजी सबलिंगुअल डोज ही होता है,
सो इमीडिएटली टेक द एंटीजी। बट अगर एंटीजी लेने के बाद भी पेन रिलीव नहीं हो रहा है, देन इमीडिएटली मेडिकल सर्विसेज मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आना है, पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है। समटाइम्स पीएचसीपी रेकमेंड भी करते हैं, उसने फोन किया कि मैंने एंटीजी लिया फिर भी मुझे ठीक नहीं हो रहा है, तो समटाइम्स पीएचसीपी में रेकमेंड दैट च्यू द एस्पिरिन, एस्पिरिन लेने से एंटीकोएगुलेंट है, सो वो भी करने से फायदा होगा, बट एवरी टाइम वो नहीं होता है। ओके, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच एंटीजी अ पेशेंट कैन टेक एट होम? पेशेंट, इट इज नॉट लाइक कि एक बार एंटीजी लिया तो जरूरी नहीं कि ठीक हो जाएगा, तो कितनी बार ले सकता है? ऐसा क्वेश्चन आया था एंड आई हैव रिमेम्बर दिस थिंग। पेशेंट घर पे है, आपको ऐसा सिनेरियो दिया जाएगा, पेशेंट इज एट होम, पेशेंट को सडनली एंजाइना हुआ, चेस्ट पेन होने लगा। सो एज एडवाइस पेशेंट को डॉक्टर ने ऑलवेज बोला था कि जब भी कुछ एक्टिविटी करते हो, चेस्ट पेन हो जाता है, बैठ जाना है और इमीडिएटली एंटीजी ले लेना है सबलिंगुअली। तो कितने डोज तक पेशेंट ले सकता है? आफ्टर दैट पेशेंट कैन नॉट टेक। अगर एक ही डोज लिया है, चेस्ट पेन रिलीव हो गया, देन इट्स फाइन, बट मैक्सिमम कितने डोज ले सकता है पेशेंट टू रिलीव द चेस्ट पेन? उसके बाद रिलीव नहीं हो रहा है, देन द पेशेंट हैज टू सीक द मेडिकल इमरजेंसी केयर। सो कितना ले सकता है, किसी को पता है? 3 dose. एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 डोज मैक्सिमम, 3 टैबलेट्स पेशेंट ले सकता है। ये पॉइंट याद रखना है, 3 टाइम्स एंटीजी ले सकता है। पेशेंट ने फर्स्ट टाइम लिया सबलिंगुअल, पेशेंट हैज टू वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स मैक्स। पेशेंट वेट करना है, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है चेस्ट पेन, देन पेशेंट कैन टेक सेकेंड टैबलेट, फिर से वेट कर सकता है, रिलीव हो गया देन इट्स ओके फाइन, 2 टैबलेट ली, रिलीव हो गया फाइन। अगर अभी भी रिलीव नहीं हो रहा है तो पेशेंट 3 टैबलेट भी ले सकता है। अगर उसके बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है तो पेशेंट कैन नॉट टेक द 4th टैबलेट, नाउ द पेशेंट हैज टू गो टू द हॉस्पिटल। सो ये पॉइंट याद रखना। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी क्या कर सकते हैं? पेशेंट को अगर बार बार हो रहा है इस्केमिया, इट इंडिकेट्स अब इस्केमिया वर्स हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना हो जाएगा। स्टेबल में पेशेंट को पता है कि रेस्ट करेगा, मेडिसिन लेगा तो ठीक हो जाएगा, इट इंडिकेट्स इट इज स्टेबल। बट अभी जैसे अनस्टेबल हो जाए पेशेंट, चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पेशेंट को चेस्ट पेन एक बार हुआ, फर्स्ट टाइम पेशेंट को हुआ, पेशेंट पैनिक हो गया, हॉस्पिटल में आया। पेशेंट को हमने बोला कि अब जब भी ऐसा होता है घर पे बैठ के एंटीजी ले लेना है। पेशेंट वाज ओके, मैं ऐसा हर बार करूंगा। 2-3 महीने तक पेशेंट को जब भी पेन होता था एंटीजी ले लेता, एक डोज में खत्म हो जाता था, ठीक हो जाता था। बट एक बार ऐसा हुआ आफ्टर 1 year 12 months, पेशेंट ने 3 डोजेज ले लिए, फिर भी वो पेन रिलीव नहीं हुआ। इट इंडिकेट्स नाउ द एंजाइना हैज बिकम वर्स, स्टेबल में से अनस्टेबल में चला गया, मतलब प्री इंफेक्शन होने वाला है। अब तब पेशेंट को अब मेडिसिन नहीं, अब हमें सर्जरी करके ठीक करना होगा, अब मेडिसिन पर नहीं रख सकते पेशेंट को। सो सर्जरी क्या कर सकते हैं? जो सेम सर्जरी पीटीसी है, लेजर एंजियोप्लास्टी, बलून, एथिरेक्टोमी था, स्टेंट प्लेसमेंट था, वो सारी सीएबीजी, वो सेम सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखी, सेम कर सकता है। मेडिकेशंस कौन सी ले सकते हैं? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमने देखी एनटीजी, सीसीबी, बीटा ब्लॉकर्स, राइट? सो देन एथेरोस्क्लेरोटिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो प्लेग रिड्यूसिंग है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स है, वो सब हम दे सकते हैं। सो सेम मेडिकेशन जो कोरोनरी आर्टरी में दे रहे थे। एंड एंटी प्लेटलेट थेरेपी may be prescribed to inhibit the platelet aggregation and to reduce the risk of developing an acute MI। हमने देखा था लास्ट स्टेज ऐसा होता है कि वो जो प्लेग था वो फिशर क्रिएट कर रहा था और वहां पर प्लेटलेट आकर थ्रोम्बस फॉर्मेशन करे, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी तो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, राइट? पूरा ब्लॉक हो जाएगा एंड वी डोंट वांट दैट। सो इन दिस सिचुएशन पेशेंट को एंजाइना में हम एंटी प्लेटलेट भी दे सकते हैं कि लेटर ऑन फ्यूचर में प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो एंड क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, जिसकी वजह से एमआई का रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस मेडिकेशंस कैन बी गिवन टू पेशेंट। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो टुडे वी हैव सीन पेसमेकर, 3 कंडीशन देखी, पेसमेकर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजाइना। पेसमेकर का डिस्क्रिप्शन देखा, उसके सेटिंग्स देखे कि कितने सेटिंग्स हम कर सकते हैं, स्पाइक्स एंड कैप्चर, ये दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द सेटिंग्स, बट आपको ये पता होना चाहिए। फिर हमने देखा टेम्पररी पेसमेकर एंड परमानेंट। टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, इट कुड बी ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसवीनस और एपिकार्डियल। ट्रांसक्यूटेनियस में पैड्स होंगे एंटीरियर पोस्टीरियर और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को शॉक डिलीवर होगा, जो भी सेटिंग हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग शॉक डिलीवर होगा एंड पेशेंट की हार्ट रेट मेंटेन होगी।
ट्रांसवीनस में हमने वेन के अंदर से जो डिवाइस है जनरेटर वो बाहर होगा, बट जो लीड्स है उसकी वो एंडोकार्डियम में वेन से हमने इंसर्ट किया है। एंड एपिकार्डियल में एक थोरेको इंसिजन छोटा सा होल क्रिएट करेंगे एंड जो वायर से सीधा एपिकार्डियल से अटैच करके ऊपर सूचर्स ले लेंगे। ओके फिर हमने माइक्रोशॉक, पेशेंट को माइक्रोशॉक ना लगे, बीच बीच में अननेसेसरीली शॉक ना लगे तो कैसे ध्यान रखना है वो हमने स्टडी किया था। व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? અગર પેશન્ટ ટેમ્પરરી પેસમેકર પર છે તો કન્ટિન્યુઅસ વાઇટલ સાઇન અને કાર્ડિયક મોનિટરિંગ પર રાખવાનું છે। यस अगर टेम्पररी पेसमेकर यूज किया है तो कंटिन्यूअसली वाइटल्स भी चेक करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूअली मेंटेन करना होगा। फिर हमने देखा परमानेंट, जो जनरेटर भी पेशेंट के अंदर होगा, लीड्स भी पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। इट कुड बी सिंगल चेम्बर, ड्यूअल चेम्बर, जो भी हमें जैसे चाहिए हम वैसे सेट कर सकते हैं। सेटिंग सेट करके ही हम इम्प्लांट करेंगे, बट अगर हमें चेंज करना है तो बाहर से एक्सटर्नल प्रोग्राम जैसा डिवाइस आता है उससे हम चेंज भी कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी इंसिजन सर्जिकल प्रोसीजर। पेशेंट घर पे कैसे चेक कर सकता है कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आता है पेसमेकर इंट्रोगेटर, उससे पेशेंट चेक कर पाएगा। ये चीज याद रखना, लिथियम बैटरी है तो लिथियम कितने साल तक, वो वाली बैटरी वाला पेसमेकर होगा तो कितने साल तक वो चलेगा? 10 ईयर। 10 ईयर। एंड न्यूक्लियर वाला पावर्ड बैटरी है तो वो कितने टाइम तक चल सकता है? 10-20 ईयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। यस। एंड तीसरे टाइप का न्यू पेसमेकर आता है जिसको बाहर से रिचार्ज करना होता है, बट उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है बिकॉज वी आर रिचार्जिंग रेगुलरली, तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। बट ये 10 और 20 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर हमने क्लाइंट एजुकेशन देखा, जिसको भी पेसमेकर है तो क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या सिखाओगे पेशेंट को, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है सबसे कॉमनली ड्यू टू द प्लेग, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस? प्लेग फॉर्मेशन, लिपिड अक्यूमुलेट हो जाता है, प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। फिर हमने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन देखा कि कौन से रीजंस की वजह से कोई भी एंडोथेलियल लेयर इंजरी होगी एंड वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, वो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। फिर पहला होता है फैटी स्टिक, लिपिड अक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी एंड सब आ जाएंगे, उसको रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर एक कैप्सूल कवर हो जाएगी। बट प्लेग क्या करता है, वो कैप्सूल को थीन करके फिशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। द प्लेग डजंट वांट टू सिट देयर, प्लेग को बढ़ना है और उसने स्टॉप कर दिया, बट प्लेग को ऐसा नहीं एक जगह पर नहीं रहना है, सो उसने धीरे धीरे वो जो कैप्सूल था उसको थीन करना स्टार्ट कर दिया, फिशर क्रिएट कर दिया। फिशर क्रिएट कर दिया सो अगेन वहां पर ब्लीडिंग रिस्क हो जाएगा, तो फिर प्लेटलेट आ जाएगी उसको बंद करने के लिए, एंड प्लेटलेट वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगी तो इट विल क्रिएट अ क्लॉट, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, और एक बार थ्रोम्बस हो गया मतलब कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग वर्क्स। ओके फिर हमने असेसमेंट देखा, जब सीएडी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेटर ऑन आप सब जगह पर सीएडी पढ़ोगे, तो सीएडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, सो हम ईसीजी कर सकते हैं, ये याद रखना। इस्केमिया में एसटी डिप्रेशन होता है, इन्फाक्शन में एसटी एलिवेशन होता है, एंड इन्फाक्शन मतलब एमआई, सो इसीलिए हम एसटीईएमआई बोलते हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन हमें पता चल सकता है, ब्लड लिपिड लेवल से भी पता चल जाएगा। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन, लो फैट, लो कैलोरी, हाई फाइबर, लो सोडियम डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है, सो इन शॉर्ट हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं, पीटीसीए, लेजर, एथिरेक्टोमी, स्टेंट, बाईपास, ये सारी सर्जरी है। मेडिकेशन कौन कौन सी ले सकता है पेशेंट, नाइट्रेट, सीसीबी, कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअरिंग एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग को एचएमजी सीओए रिडक्टेज मेडिकेशन का क्लासिफिकेशन है, दैट वी विल स्टडी इन फार्माकोलॉजी। सो ये सारी मेडिकेशन हम दे सकते हैं। फिर हमने देखा एंजाइना, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। सिंपली चेस्ट पेन होता कब है, जब इस्केमिया होता है तब। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? बोलो एंजाइना को फील करा
imbalance between the oxygen and सप्लाई एंड डिमांड, यस, वो ठीक करना है हमें। एंड तीसरा क्या ठीक करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट? मेन गोल हमारे एंजाइना का ट्रीटमेंट का मेन गोल क्या है? एक तो हमें जो पेन है वो रिलीव करना है, दूसरा वी वांट टू करेक्ट द इम्बैलेंस, जो सप्लाई एंड डिमांड में इम्बैलेंस हो गया वो ठीक करना है, तीसरा वी डोंट वांट कि इस्केमिया में से इंफेक्शन हो जाए, मतलब एमआई हो जाए, तो हमें एमआई नहीं होने देना है। फिर हमने एंजाइना की पैटर्न्स देखी थी, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट एंड इंट्रैक्टेबल। स्टेबल में सब कुछ प्रिडिक्टेबल होगा, पेशेंट को पता है किसकी वजह से हो रहा है, कितने टाइम तक चलेगा, क्या करेगा तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ पता है। स्टेबल एंजाइना है एकदम, जिसको एक्सर्शनल एंजाइना बोलते हैं, मतलब पेशेंट एक्टिविटी करेगा तब होगा। अनस्टेबल में अब प्रिडिक्टेबल नहीं है, पेशेंट को नहीं पता है कि अब मेडिसिन मेडिसिन लेने से भी वो ठीक नहीं होगा, पेशेंट को लाइक कुछ भी करेगा सडनली हो सकता है। इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल कि ये करने से ही हो रहा है, ऐसा प्रिडिक्टेबल नहीं है। सीवियरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। पहला स्टेबल में क्या था कि 5 मिनट के अंदर अंदर तो ठीक हो जाता था, अब शायद 15 मिनट या उससे ज्यादा भी चल सकता है। सो पेशेंट, इट इज कम्प्लीटली इनप्रिडिक्टेबल। और ये क्यों होता है? प्री इन्फेक्शन एंजाइना है, जब इस्केमिया वर्स हो रहा है, अब इन्फेक्शन होने वाला है, तब ऐसा पेन एक्सपीरियंस होगा। वेरिएंट एंजाइना मतलब वो मेन रीजन क्या है? वेसल, जो कोरोनरी आर्टरी है वो स्पाज्म हो रही है, इसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना हो रहा है। और उसमें रेस्ट कर रहा होगा पेशेंट तब भी होगा। स्टेबल अनस्टेबल में पेशेंट एक्टिविटी कर रहा था तब होता है, इसमें तो रेस्ट कर रहा होगा तो भी स्पाज्म हो जाएगा, तो पेशेंट को होगा। एंड जब ऐसा पेन होगा और आप ईसीजी करोगे, सो आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। अगेन एंटीजी लेगा तो ठीक हो जाएगा, बिकॉज स्पाज्म है, एंटीजी लेने से वो डायलेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बट ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, रेस्ट पर भी होता है। इंट्रैक्टेबल वो क्रोनिक टाइप का एंजाइना है, आप कोई भी इंटरवेंशन करो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। हमने उसका साइन एंड असेसमेंट देखे, साइन एंड सिम्टम्स, पेन, कैसा पेन होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि वो पेन चेस्ट से रेडिएट होके शोल्डर, आर्म, जॉ, नेक, बैक, ये याद रखना है आपको। सो दिस इंडिकेट्स, अगर कोई पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, धीरे धीरे शोल्डर, आर्म, सो इमीडिएटली समझ जाना है दैट पेशेंट इज हैविंग एंजाइना। ओके, सो ये पता होना चाहिए। ओके, पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, दूसरे साइन एंड सिम्टम्स देखे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ईसीजी, टीएसटी, ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, ट्रोपोनिन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज एंजाइना में ट्रोपोनिन कार्डियक मार्कर्स एलिवेट नहीं होंगे, इन्फेक्शन हो गया होगा तो एलिवेट होगा। तो क्यों हमने किया? टू चेक कि इस्केमिया वर्स हुआ है कि नहीं। वर्स हो गया होगा तो सारे लेवल्स एलिवेट हो जाएंगे और हम कंफर्म कर पाएंगे कि पेशेंट को अब इस्केमिया नहीं इन्फेक्शन हो गया है। सो इसलिए एक बार कर लेना बेटर होगा, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर एंजाइना। एंजाइना में तो नॉर्मल ही होंगे। एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता चल जाएगा कितना ब्लॉकेज है। इंटरवेंशन इमीडिएट, अज्यूम करो आप इमरजेंसी नर्स हो, आपके पास पेशेंट आया चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके, सो क्या करोगे? पहले चेस्ट पेन असेस करोगे, एंजाइना क्या ही है कि दूसरा है। असेस करने के बाद पेन को रिलीव करना है, अब क्या करोगे? ऑक्सीजन दोगे, एनटीजी दोगे, पेशेंट को बेड रेस्ट ही करवाना है, हेड एलिवेट कर देना है। दिस इज द मेन ट्रीटमेंट। सो उससे पेशेंट को ऑक्सीजन भी मिल गया, डायलेट हो गया, सब ठीक हो गया। पेशेंट का टाइमली डीसीजी लेना है। पेशेंट जब तक आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है तब तक आपको कंटिन्यूअस वाइटल साइंस एंड कार्डियक मॉनिटरिंग पर रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रेट तो वो तो आएगा ही। एंड पेशेंट का आईवी एक्सेस भी कर लेना है, अगर ठीक ना हुआ तो हमें आईवी मेडिकेशंस भी देनी पड़ेगी। सो वो इसके, अब पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट का पेन खत्म हो गया, तो क्या करना है? पेशेंट को इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हमने सब पढ़ा सीएडी में, वो सारी इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए बोलोगे। पेशेंट को बोलना है कि कौन से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स की वजह से पेन हो रहा था वो अवॉइड करना है, घर पे एनटीजी लेना है, पेन होता है तो बैठ जाना है, इमीडिएटली एनटीजी लेना है। एंड एनटीजी लेने के बाद भी रिलीव ना हो तो पीएसएबी को इन्फॉर्म करना है। समटाइम्स वो एस्पिरिन भी देते हैं। एनटीजी मैक्सिमम कितना ले सकता है पेशेंट? 3 टैबलेट सबलिंगुअली। सर्जरी कौन सी कर सकते हैं तो हमने सीएडी में देखा। मेडिकेशन कौन कौन सी ले सकते हैं तो सीएडी वाली सेम, नाइट्रेट, सीसीबी, एचएमजी, सीओए, रिडक्टेज, बीटा ब्लॉकर्स एंड एक एक्स्ट्रा एंटीप्लेटलेट, राइट, बिकॉज वी डोंट वांट कि क्लॉट फॉर्मेशन हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो मैम। ओके,
So see you directly on Monday because tomorrow there is a holiday due to Raksha Bandhan. Sunday भी holiday होगा. So directly see you on Monday at 9 a.m. Thank you. Thank you, Thank ma'am. And tomorrow you are having a test. आज आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी. कल though it is a festival but spare some time and give the test. 2 days है आपके पास, Saturday Sunday आप दे सकते हो टेस्ट. Okay, ma'am.